हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यहाँ पे जो CUJRET एग्ज़ाम होने वाली है, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सके। इस एंट्रेंस टेस्ट में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं ये वीडियो आप सभी के साथ डिस्कस करी हूँ। एंड इन टुडेज़ वीडियो मैं आप सभी के साथ टॉप 50 रिसर्च मेथोडोलॉजी के MCQs डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आप सभी के लिए एक क्विक रिविजन सेशन रहेगा, जिस सेशन के थ्रू सारे स्टूडेंट्स रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के साथ काफ़ी फैमिलियर रहेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आप समझेंगे, आपको समझेगा कि एग्जैक्टली किस प्रकार के MCQs आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट इज बिगिन विद दिस सेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, CUJRET एग्जाम होने वाली है, जिसमें आपको 50% MCQs ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाएंगे एंड 50% MCQs आप सभी को कंसर्न्ड रिसर्च सब्जेक्ट के लिए पूछे जाएंगे। सो आप सभी स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 50% मार्क्स तो स्कोर करने हैं, तब भी आप CUJRET एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। जिसे क्वालिफाई करने के लिए हम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड वो CUJRET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। इस कोर्स में आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज और MCQs दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs। दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो देख सकते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिस PDF की मदद से सारे स्टूडेंट सारे टॉपिक्स को एक ही PDF में रिवाइज करते हैं। उनको गारंटीड 80% जो MCQs है वो इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs in the research methodology section of the CUJRET exam. Okay, so students, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्रैश कोर्स है, दिस इज नथिंग बट अ रिवीजन पैकेज टू ऑल द स्टूडेंट्स, जिसकी मदद से सारे स्टूडेंट्स गारंटीड CUJRET एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। अगर आपको क्रैश कोर्स को परचेज करना है, देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है सिर्फ 699 एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स का गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस क्रैश कोर्स इज़ रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स CUJRET एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। One is the run which is scored by a cricketer in 10 matches are as follows: 47, 58, 96, 16, 52, 6, 78, 102 and 1. Find the median of the data. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्रिकेटर ने उसके 10 मैचेस में ये सारे रन्स किए हैं। ओके, एंड हमें इस डेटा की मदद से मीडियन को फाइंड आउट करना है विद इन द डेटा। सो जब भी आप मीडियन को फाइंड आउट करते हो, देन उसमें सबसे पहले आपको डेटा सेट को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले आएंगे 1 1, देन आफ्टर दैट आएगा 6, देन आफ्टर दैट 6 के बाद का नंबर है 47, देन 52, then 58, then 90, 96, yeah, so here 6 is another 6, yeah, so दो बार 6 है ना, so another 6 over here, then 96 के बाद आएगा, सॉरी 58 के बाद आएगा 78, राइट, देन आफ्टर दैट 96 आएगा, देन 102। ओके, सो लेट अस सी कि डेटा पॉइंट्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ डेटा कितने हैं। सो वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। सो n इज 10, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10 है। सो अगर आपको मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन उसके लिए मीडियन का एक फॉर्मूला है, विच इज मीडियन इज इक्वल टू n बाय टूथ टर्म और उसकी वैल्यू प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ओके, डिवाइडेड बाय 2। सो अगर n की वैल्यू ये इवन होती है, जैसे कि 10 है, इवन नंबर है, दैट्स वाई उसके लिए आप मीडियन की जो फॉर्मूला है मीडियन के लिए वो आप ये इस्तेमाल करोगे। एंड जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, देन
you will get the answer like 10 by 2th term, okay, plus 10 by 2 plus 1th term, right, and divided by 2. So let us solve this. So fifth value आएगी यहाँ पे, fifth value plus sixth value, okay, upon 2, right. So इसको अगर आप solve करोगे then you will get 47 plus 52 divided by 2, so it will become 49.5. So आपका सही आंसर आएगा सेकेंड विच इज 49.5. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज. नाउ एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में. सो यहाँ पे उसी के लिए पूछा गया है. सो एग्जैक्टली व्हाट इज मीन. मीन का मतलब होता है कि एवरेज और द अरिथमेटिक मीन. ओके, सो मीन को अगर आपको फाइंड आउट करना है देन व्हाट यू डू, आप सारे डेटा सेट्स को क्या करोगे, सम करोगे, मतलब उसका समेशन करोगे एंड उसको डिवाइड करोगे बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. मीडियन यानी कि मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा जिसमें अगर आप डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे देन उसका जो मिडल टर्म होता है विच इज नथिंग बट योर मीडियन. एंड व्हाट इज मोड. सो मोड का मतलब होता है कि जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बार आती है, मतलब बहुत ज़्यादा आती है इन द डेटा सेट, होल डेटा सेट, दिस इज कॉल्ड एज मोड. Okay, so we have lots of options over here. M0 is equal to 3md minus 2m, M0 is equal to 2md minus 3m, M0 is equal to 2md plus 3m, then M0 is equal to 3md plus 2m. So जो मीन, मीडियन एंड मोड के बीच का एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो है M0 is equal to 3md minus 2m. सो आपका सही आंसर आएगा 1. ओके, बिकॉज M0 इज इक्वल टू 3md माइनस 2m. इसमें से जो M0 है दिस इज नथिंग बट मोड, MD इज मीडियन एंड M इज मीन. ओके, इसी के साथ हम सारे स्टूडेंट्स को CUJ RET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. पेपर 2 यानी कि कंसर्न रिसर्च सब्जेक्ट पेपर. ओके, सो इस स्टडी मटेरियल की मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं एंड वो CUJ RET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं. इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं. सो MCQs में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं. यहाँ स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर करंटली हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे स्टूडेंट्स को गारंटेड सिलेक्शन करवा देते हैं. टू ज्वाइन आवर कोर्सेज आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल ये आप सभी को CUJ RET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए तो बहुत काम आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप सभी को इंटरव्यू सेशन को भी क्वालिफाई करने के लिए बहुत काम आएगा. बिकॉज इंटरव्यू सेशन में आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो पेपर 2 के ऊपर ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं जिनके नोट्स हमने स्टडी मटेरियल में कवर किए हैं. व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा गिवन बिलो. ओके, सो यहाँ पे आपको एक डेटा सेट प्रोवाइड किया है एंड आपको पूछा गया है कि रेंज, मोड एंड मीडियन का मीन क्या है. ओके, एंड दैट्स वाई सबसे पहले आपको रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन आपको मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन मीडियन की फाइंड आउट करनी है एंड उसके बाद आपको इन तीनों की भी वैल्यू सम करनी है, मतलब उसको ऐड करना है एंड उसको आपको 3 से डिवाइड करना है. बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएंगे 3, बिकॉज यहाँ पे आपको रेंज, मोड, मीडियन के मीन वैल्यूज़ के बारे में पूछा है. ओके, सो यू हैव द डिफरेंट ऑप्शंस 10, 12, 8, 9. ओके, सो सबसे पहले हम लोग रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. व्हाट इज़ दैट. सो व्हाट इज़ रेंज. रेंज का जो फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 19, राइट. सो 19 माइनस मिनिमम वैल्यू इज 2, सो 19 माइनस 2. सो रेंज की वैल्यू आपको मिलेगी 17. ओके, 17.
देन आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड. मोड का मतलब क्या होता है, जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा, इट इज़ नथिंग बट द मोड, राइट. एंड दैट्स वाई देखो यहाँ पे कौन से डेटा पॉइंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा बार आई है. सो 5 की आई है क्या, नो, 5 एक ही बार आया है, 10 भी एक ही बार आया है, 3 2 टाइम्स आया है, 6 जो आया है वो आया है एक ही टाइम, देन 4 आया है 3 टाइम्स. देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है. 8 भी एक टाइम आया है, 9 आया है 2 बार, राइट. 15 नहीं आया है, 2 भी नहीं आया है, एंड 11 भी नहीं. सो आपकी मोड होगी 4, बिकॉज 4 ये 3 टाइम्स आया है विच इज़ मोर, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बाकी डेटा पॉइंट से ज़्यादा है. नाउ लेट अस फाइंड आउट द मीडियन. ओके, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मीडियन के लिए आपको इधर डेटा वैल्यूज़ ये असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाने पड़ेंगे, राइट. एंड दैट्स वाई लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द ऑर्डर ऑफ दिस डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे 2 आएगा, सो 2, देन आफ्टर दैट 3 बिकॉज 3 2 बार आया है, देन 4 विच ऑकर्ड 3 टाइम्स, देन 5 1 टाइम आया है, 6 1 टाइम आया है, देन 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 विच इज़ 2 टाइम्स आया है, देन 10 आया है, देन 11 आया है, देन 11 के बाद आया है 15, देन 15 के बाद आया है 19. ओके, सो आपने ये सारे डेटा पॉइंट्स तो अरेंज कर लिए. सो नाउ लेट अस सी कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो ऑड है नंबर्स. सो अगर ऑड नंबर्स होते हैं देन उसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला है, वो है मीडियन इज इक्वल टू n+1 बाय टूथ टर्म, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है. सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 15+1 बाय टूथ टर्म. सो 15+1 इज 16 बाय 2 इज 8th टर्म. सो इस डेटा वैल्यू में जो 8th टर्म की वैल्यू है दिस इज नथिंग बट योर मीडियन. सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8. सो आपका जो मीडियन रहेगा वो रहेगा 6. नाउ आपको क्या करना है, 6 + 17 + 4 इन तीनों को ऐड करना है एंड उसको आपको 3 से डिवाइड करना है. सो 17 + 4 विल बी 21 + 6 विल बी 27 डिवाइडेड बाय 3. सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, दैट इज 9. If mean and mode of some data are 4 and 10 respectively, its median will be. Okay? सो आपको मीन एंड मोड की वैल्यू प्रोवाइड की है विच इज़ 4 and 10 एंड आपको मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो जैसे कि आपने मीन मोड एंड मीडियन इनके बीच में जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप है वो देखा एंड उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला भी है एंड विच इज़ मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. एंड यहाँ पे आपको मीन एंड मोड की वैल्यू प्रोवाइड की है, आपको सिर्फ मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस पुट अप दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. सो मोड की तो वैल्यू है 10 इज इक्वल टू 3, मीडियन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है -2, मीन की वैल्यू है 4. ओके, सो 10 - 3 मीन -8, सॉरी हाँ 10 + 8 इज इक्वल टू 3 मीन. So it will become 18/3 is equal to mean is, so 18/3 की वैल्यू आएगी 6. So your correct answer for this will be 4, that is 6. Find the median of the given set of numbers. Now यहाँ पे आपको काफ़ी सारे set of numbers provide किए हैं and इनमें से आपको median की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So there are the number of values 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ देखो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है बट स्टिल आपको इसको इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. सो 2 2 6 6 7 8 9 या 4 इज रिमेनिंग. सो 4 यहाँ पे आएगा, राइट. सो n की वैल्यू अगर इवन है विच इज़ 8 देन उसके लिए आपको मीडियन का एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है विच इज़ मीडियन इज इक्वल टू n बाय टूथ वैल्यू और n बाय टूथ टर्म प्लस
n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2. सो n/2 जो टर्म है विच विल बी 4th टर्म प्लस 5th term divided by 2, which is equal to 4th term is what? 4th term is 6, right? So 6 plus 5th term is again 6 divided by 2. So 6 plus 6 is 12 divided by 2 is 6. So again the value of median is 6. Okay. If the mode of the following data is 7, then the value of k in the data set is 3, 8, 6, 7, 1, 6, 10, 6, 7, 2k plus 5, 9, 7 and 13 is. So यहाँ पे आपको डेटा सेट दिया गया है एंड आपको और एक इन्फॉर्मेशन दी है कि इनमें से जो मोड की वैल्यू है वो है 7 एंड बेस्ड अपॉन दिस इन्फॉर्मेशन आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो जैसे कि आपको यहाँ पे 7 की जो वैल्यू दी है विच इज़ एक्चुअली फॉर मोड, राइट. मोड का मतलब होता है कि जिस डेटा सेट में जिस डेटा पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो अगर बार बार आती है, मतलब जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, दिस इज़ नथिंग बट योर मोड, राइट. एंड लेट अस सी यहाँ पे कि 7 कितनी बार आया है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स आया है. ओके एंड जैसे कि यहाँ पे देखो 7 तो मोड है एंड दैट्स वाई 7 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा टाइम्स आनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे और भी एक नंबर है विच इज 666 जो भी 3 टाइम्स आया है एंड दैट्स वाई 7 शुड ऑकर 4 टाइम्स. ओके दैट्स वाई 2k प्लस 5 की जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली 7 ही रहेगी एंड दैट्स वाई 7 इस पूरे डेटा सेट का मोड है. सो 2k प्लस 5 की वैल्यू है 7. सो 2k इज इक्वल टू 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2. सो k इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स वाई k की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 1, दैट इज 4. आंसर इज 4. लेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स बी 16. ओके एंड इफ 2 ऑफ द नंबर्स आर 8 एंड 10 देन व्हाट इज द रिमेनिंग नंबर. सो आपको यहाँ पे 3 नंबर्स की एवरेज वैल्यू प्रोवाइड की है विच इज 16 एंड इनमें से 2 नंबर्स आपको प्रोवाइड किए हैं विच इज़ 10 एंड 8. सो रिमेनिंग नंबर कौन सा है. ओके सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 3 है एंड एवरेज यानी कि आपको मीन की वैल्यू दी गई है विच इज़ 16, राइट. एंड द फॉर्मूला फॉर मीन इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं विच इज़ 8 प्लस 10 प्लस x डिवाइडेड बाय 3. सो मीन की वैल्यू है 16 इज इक्वल टू 18 प्लस x डिवाइडेड बाय 3. सो 16 क्रॉस 3 इज 18 प्लस x. सो 16 क्रॉस 3 इज व्हाट 48 माइनस 18 इज इक्वल टू x एंड दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ x शुड बी 30. दैट इज आंसर इज 4. ओके what is the mean of first 99 natural numbers. now पहले 99 natural numbers की mean value क्या है. so सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट 99 natural numbers को आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब उसका समेशन निकालना पड़ेगा एंड उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला है विच इज़ नथिंग बट n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 एंड n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस और नंबर्स, बेसिकली नंबर ऑफ नंबर्स. सो यहाँ पे कितने नंबर्स है 99. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस फॉर्मूला. 99 इन ब्रैकेट 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट. एंड अगर आपको मीन वैल्यू निकालनी है देन मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट. सो मीन इज इक्वल टू ये पूरा आपका न्यूमरेटर में जाएगा 99 इन ब्रैकेट 99 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 99 बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी 99 है. ओके सो यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है विच इज़ नथिंग बट 50 बिकॉज देखो 99 एंड 99 तो चले जाएंगे एंड 99 प्लस 1 इज 100 एंड 100 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 50. दैट्स वाई आपका सही आंसर जो यहाँ पे होगा विच इज़ नथिंग बट 50. नेक्स्ट इज विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स. नव इनमें से कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऐसी है जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स होते हैं. सो वेदर इट इज़
मीन, वेदर इट इज़ मोड, वेदर इट इज़ मीडियन, वेदर इट इज़ रेंज। सो आप सभी को पता है कि एग्जैक्टली व्हाट आर दीज कॉन्सेप्ट्स। मीन का मतलब क्या होता है कि एवरेज, ओके, एवरेज। मीन यानी कि माध्य, एवरेज किसी भी पूरे डेटा सेट का। मोड यानी कि जिस डेटा पॉइंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा आती है, दिस इज़ नथिंग बट द मोड। मीडियन यानी कि अगर आप पूरे डेटा सेट को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, देन उसमें जो मिडल वैल्यू होती है, मिडल टर्म होता है, दिस इज़ नथिंग बट द मीडियन। एंड रेंज इज़ व्हाट इज़ रेंज? रेंज का मतलब होता है कि आपका डेटा कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर टू द लार्जेस्ट नंबर। एंड दैट्स व्हाई रेंज का जो फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। एंड दैट्स वाई इनमें से जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है वो है पहले तीन, मीन, मोड एंड मीडियन। दैट्स वाई रेंज तो यहाँ पे वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है। एंड दैट्स वाई जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर्स होते हैं, ओके, जिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, विच इज़ नथिंग बट मीन, विच इज़ एवरेज मीन। ओके, दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. To calculate the median, all the items of a series have to be arranged in an dash. So अगर आपको मीडियन को कैलकुलेट करना है, देन उसके लिए आपको सभी डेटा पॉइंट्स को एक पर्टिकुलर सीरीज में लगाना पड़ता है। ओके, सो व्हाट इज़ दैट सीरीज? वेदर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है या फिर असेंडिंग, या फिर दोनों भी, डिसेंडिंग और असेंडिंग, मतलब दोनों भी का मतलब है कि आप असेंडिंग में भी लगा सकते हो एंड एज वेल डिसेंडिंग में ही लगा सकते हो, एंड नन ऑफ दी अबव। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3। जैसे कि मैंने आप सभी को इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, अगर आपको मीडियन को कैलकुलेट करना है, देन उसके लिए आपको पूरे डेटा सेट को इधर असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ओके, one is, which one of the following is not used for checking plagiarism? Now इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आप प्लाजियारिज्म को चेक करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो? सो वेदर इट इज़ टर्निटीन, वेदर इट इज़ लैटेक्स, वेदर इट इज़ आइथेंटिकेट और वेदर इट इज़ उरकुंड। सो स्टूडेंट्स, प्लाजियारिज्म का मतलब होता है कि किसी और का काम या फिर किसी और की आइडिया आप लोग आपके रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हो एंड आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हो, मतलब आप उसको उसका क्रेडिट भी नहीं देते हो, यानी कि आप उसके रेफरेंसेस के लिए साइट भी नहीं करते हो। सो स्टूडेंट्स, जो प्लाजियारिज्म टूल्स है वो है टर्निटीन, देन उरकुंड इज वन ऑफ द प्लाजियारिज्म चेकिंग टूल, एज वेल आइथेंटिकेट है, देन डुप्ली Checker is again one of the plagiarism checking software, and as well Grammarly is one of them. But Grammarly में आप purely plagiarism को check नहीं करते हो, but somehow in some cases आप check कर सकते हो। Okay, so students, इसमें से जो टर्निटीन है, सो टर्निटीन को काफ़ी सारे एक्सेसेस होते हैं टू द मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट डेटाबेसेस एंड इट मेक्स यूज ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग प्लाजियारिज्म डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली टर्निटीन ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, एंड टर्निटीन ये अपने लाइसेंसेस काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ को एंड काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स को भी परचेज के लिए देता है, यानी कि वो सेल करता है बेसिकली। सो टर्निटीन इज़ वन ऑफ द प्लाजियारिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर। देन आइथेंटिकेट, सो आइथेंटिकेट ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्योरली स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, एज वेल फैकल्टी भी इस्तेमाल करती है, मतलब जैसे कि इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे फैकल्टीज़ होती है वो भी इस्तेमाल करती है, एंड इन सभी के लिए आइथेंटिकेट एक फ्री एक्सेस भी प्रोवाइड करता है। सो अगर आपको पेपर्स या फिर प्रपोजल्स चेक करने हैं बिफोर सबमिशन टू द एनी पब्लिकेशन फील्ड, देन उसके पहले आइथेंटिकेट की मदद से आप पेपर्स एंड प्रपोजल्स को प्लाजियारिज्म के लिए चेकिंग कर सकते हो। देन उरकुंड, सो उरकुंड इज द प्लाजियारिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर, एंड इसको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप किया है ताकि ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स इसको यूज़ कर सके फॉर द प्लाजियारिज्म डिटेक्शन। ओके, एंड एज वेल इट इज़ मैनेज्ड बाय इनफ्लिबनेट। ओके, इनफ्लिबनेट। That's why students, the correct answer to this question is 2, that is latex, because latex ये कोई plagiarism checking software नहीं है। Okay, now students, the next question is question 2.
A text taken from a source is placed in a research report without providing reference is called as. Now अगर आपने किसी और जगह से टेक्स्ट को लिया है एंड उसको आपने अपने रिसर्च रिपोर्ट में लिखा है या फिर टेस्ट किया है एंड फिर भी आप उसको रेफरेंसेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, देन उस चीज को क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म और पॉपुलरिज्म और परफेक्शनिज्म और पोस्ट रेफरेंसिज्म. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, इसे प्लाजियारिज्म कहा जाता है. ओके, सो प्लाजियारिज्म का मतलब होता है कि किसी और सोर्स से अगर आप टेक्स्ट को कॉपी करते हो एंड अपने रिसर्च रिपोर्ट में अगर आप उसको पेस्ट करते हो एंड पेस्ट करने के बाद अगर आप उसका रेफरेंस भी प्रोवाइड नहीं करते हो और पर्टिकुलर सोर्स को अगर आप क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करते हो, देन उसे प्लाजियारिज्म कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज प्लाजियारिज्म. नाउ इनमें से कौन सी सिचुएशन और इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसे आप प्लाजियारिज्म कंसिडर नहीं करोगे? ओके, मेक यूज ऑफ द वर्क ऑफ अनदर एंड मिस रिप्रेजेंट इट एज योर ओन. ओके, यानी कि आपने दूसरे किसी ऑथर का वर्क इस्तेमाल किया है एंड उसको आपने मिस रिप्रेजेंट भी किया है कि ये आप ही का है. ड्रॉइंग कंटेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ अनदर विदाउट एक्नॉलेजिंग द सोर्स. आपने किसी और दूसरे सोर्स से कंटेंट को ले रखा है इन योर रिसर्च रिपोर्ट एंड उसके बाद आपने उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया है. पैराफ्रेजिंग टू क्लोजली टू द ओरिजिनल टेक्स्ट. सो जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है ऑथर का, ओके, उसको आपने वैसे ही वैसे ले लिया है बट आपने बहुत क्लोजली उसको पैराफ्रेज किया है. पैराफ्रेज का मतलब होता है कि कुछ वर्ड्स या फिर कुछ सेंटेंसेस को एडिट करना और वर्ड्स को अदला बदल करना. ओके, बट उसकी अदला बदली अगर ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ बहुत सिमिलर होती है देन उसे पैराफ्रेजिंग कहा जाता है. ड्रॉइंग कंटेंट फ्रॉम अनदर वर्क एंड अडॉप्टिंग इट विथ ड्यू एक्नॉलेजमेंट. मतलब अगर आपने दूसरे किसी सोर्स से वर्क को और टेक्स्ट को कॉपी किया है एंड उसे आपने एक्नॉलेज भी किया है. सो स्टूडेंट्स, योर करेक्ट आंसर शुड बी 4, बिकॉज अगर आप किसी और दूसरी जगह से वर्क को कॉपी करते हो एंड अपने रिसर्च रिपोर्ट में पेस्ट करते हो एंड उसके बाद अगर आप उसको एक्नॉलेज करते हो यानी कि अगर आप उसको क्रेडिट देते हो, देन उसे प्लाजियारिज्म नहीं कहा जाता है. बट बाकी के जो ऑप्शंस है फ्रॉम 1 to 3, इन सभी को प्लाजियारिज्म कहा जाता है. ओके, पैराफ्रेजिंग को भी प्लाजियारिज्म कहा जाता है बिकॉज ये किसी और दूसरे ऑथर का आइडिया होता है, आप सिर्फ उसको पैराफ्रेज कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ टेक्स्ट को पैराफ्रेज कर रहे हो बट आइडिया तो वही रहेगी एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म. ड्रॉइंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट फ्रॉम द work of another without acknowledging the source by citing a reference is considered to be plagiarism in all of the cases except. Okay, so आपने किसी और दूसरे सोर्स से या फिर किसी और दूसरे ऑथर का जो वर्क है वो आपने कॉपी कर लिया एंड उसको आपने एक्नॉलेज भी नहीं किया है. ओके, देन उसे आप क्या कहोगे? प्लाजियारिज्म. सो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस प्लाजियारिज्म के बारे में दिए हैं बट सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें प्लाजियारिज्म हो नहीं सकता. सो हमें वो ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है. सो यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर, reproducing a chart contained in another author's work, when the information describes common knowledge, when the information comes from an email or phone call. So students, the correct answer for this question is 3. अगर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन कॉमन नॉलेज को डिस्क्राइब करती है एंड अगर उस इंफॉर्मेशन को आप कॉपी करते हो एंड पेस्ट करते हो, ओके, एंड फिर भी अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, देन इसे प्लाजियारिज्म नहीं कहा जाता है बिकॉज इट्स अ कॉमन इंफॉर्मेशन और इट्स अ कॉमन नॉलेज. ओके, सो अगर आप एग्जैक्ट वर्ड्स लेते हो ऑफ द ऑथर एंड बाद में अगर आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हो, देन ऑब्वियसली इट इज प्लाजियारिज्म. अगर आप चार्ट को वैसे ही कि वैसे लेते हो फ्रॉम द अनदर सोर्स और फ्रॉम द अनदर ऑथर्स वर्क एंड फिर भी अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो, देन दिस इज अगेन द प्लाजियारिज्म. अगर आप किसी और
फ़ोन कॉल का इंफॉर्मेशन या फिर ईमेल का इंफॉर्मेशन किसी रिसर्च रिपोर्ट में कॉपी करते हो एंड फिर भी अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो देन उसे भी प्लेजियरिज्म कहा जाता है. बट इट्स अ कॉमन इंफॉर्मेशन और इफ इट्स अ कॉमन नॉलेज देन इन दैट केस प्लेजियरिज्म नहीं होता है. ओके. प्लेजियरिज्म इन रिसर्च इज, नाउ रिसर्च में जो प्लेजियरिज्म है वो एग्जैक्टली क्या है? क्रिएटिंग यूज ऑफ प्रीवियस डेटा का क्रिएटिव यूज करना, देन कॉपिंग अनस्क्रूपुलसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, मतलब बेईमानी से कॉपी करना एंड उसका इस्तेमाल करना, क्योटिंग समवन एंड साइटिंग हिम और हर. ओके. सो समवन एल्सेस वर्क को क्योट करना एंड उसको साइट भी करना. साइटिंग का मतलब होता है कि उसको क्रेडिट देना या फिर रेफरेंसेस उसके देना. रेफरिंग टू प्रीवियस डेटा एंड वर्किंग ओवर इट विथ न्यू ऑब्जेक्टिव्स. सो स्टूडेंट्स, प्लेजियरिज्म इन रिसर्च इज कॉपिंग अनस्क्रूपुलसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, मतलब बेईमानी से कॉपी करना एंड उसका इस्तेमाल करना, इसे प्लेजियरिज्म कहा जाता है. अगर प्रीवियस डेटा को आपने लिया है एंड उसको अगर आपने क्रिएटिवली इस्तेमाल किया है देन ये प्लेजियरिज्म नहीं होता है. बिकॉज किसी भी प्रीवियस डेटा के ऊपर क्रिएटिव यूज करना बेसिकली इट्स अ प्रोसेसिंग वे ऑफ द न्यू आइडियाज. ओके. इसकी मदद से आप न्यू आइडियाज बना सकते हो, इसकी मदद से आप इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग कर सकते हो एंड दैट्स वाई ये कोई प्लेजियरिज्म नहीं है. अगेन, अगर किसी और दूसरे ऑथर का कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी वर्ड आप क्योट कर रहे हो एंड और किसी और दूसरे ऑथर का क्योटेशन अगर आप वैसे कि वैसे अपने रिसर्च रिपोर्ट में यूज़ कर रहे हो एंड उसको अगर आप साइटिंग प्रोवाइड कर रहे हो यानी कि रेफरेंसेस दे रहे हो उसके लिए, देन दिस इज अगेन नॉट अ प्लेजियरिज्म बिकॉज यहाँ पे आप उस ऑथर के वर्क को क्रेडिट दे रहे हो, राइट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ प्लेजियरिज्म. अगेन, अगर प्रीवियस डेटा को आपने लिया है एंड उसके ऊपर आपने वर्क भी किया है बट आपके ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी नए हैं, ओके, देन दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्लेजियरिज्म बिकॉज यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स नए हैं यानी कि आपका पर्पस नया है एंड आपका पर्पस नया है यानी कि आपका स्टडी भी नॉवल है. नॉवल का मतलब होता है कि इट इज न्यू एंड यूनिक. दैट्स व्हाई दिस इज एज वेल नॉट अ प्लेजियरिज्म. सो हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. दिस सॉफ्टवेयर इज अ प्लेजियरिज्म चेकर. नाउ इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कि एक प्लेजियरिज्म चेकर है? सो वेदर इट इज SoundForge, whether it is Grammarly, whether it is Turnitin, whether it is Fast Pencil. So जैसे ही हमने इसी वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि Turnitin is a plagiarism checker software and that's why your correct answer over here should be Turnitin. Now what is SoundForge? So SoundForge ये एक डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सूट है एंड इसको मैजिक्स सॉफ्टवेयर ने बनाया है और बेसिकली दिस इज अ सूट विच इज एक्चुअली गिवन बाय मैजिक्स सॉफ्टवेयर. ओके, मैजिक्स सॉफ्टवेयर GmbH. ओके, इन द फील्ड ऑफ डिजिटल ऑडियो प्रोडक्शन ओवर 20 ईयर्स. मतलब SoundForge ये ओवर 20 ईयर्स से बना हुआ है, मतलब 20 ईयर्स पहले इसका प्रोडक्शन हुआ था एंड एक्चुअली दिस इज डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सिस्टम, ओके, इन द मैजिक्स सॉफ्टवेयर. नाउ ग्रामरली, जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि ग्रामरली की मदद से आप प्लेजियरिज्म को तो चेक कर ही सकते हो बट दिस इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ ग्रामरली. सो बेसिकली ग्रामरली की मदद से आप जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं वो विद अ परफेक्ट ग्रामर लिख सकते हो, विद अ परफेक्ट सेंटेंसेस, विद अ परफेक्ट वर्ड्स, परफेक्ट वोकैबुलरी से आप लिख सकते हो बाय यूजिंग ग्रामरली. सो अगर आपके लिखने में कोई भी मिस्टेक्स है, सो बेसिकली इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो ये मिस्टेक्स ग्रामरली देखती है, उसको चेक करती है एंड बाद में सेंटेंसेस करेक्टली रीराइट करती है. ओके, दिस इज वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ ग्रामरली. नाउ व्हाट इज फास्ट पेंसिल? नाउ फास्ट पेंसिल एक क्लाउड में से एक सॉफ्टवेयर है एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू राइट, पब्लिश, सेल, प्रिंट बुक्स एंड ई बुक्स एनीवेयर. ओके, सो फास्ट पेंसिल की मदद से आप वेरी फास्टली एंड वेरी इजीली किसी भी बुक्स को या फिर ई बुक्स को राइट कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, सेल कर सकते हो एंड एज वेल प्रिंट कर सकते हो. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. Which of the following is plagiarism
चेकिंग वेबसाइट। नाउ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स के नेम्स दिए हैं और वेबसाइट्स के जो URL होते हैं वो दिए हैं। सो इनमें से कौन सी वेबसाइट ऐसी है जो एक प्लाजियारिज्म चेकिंग वेबसाइट है? सो वेदर इट इज़ go.turnitin.com, www.researchgate.com, www.editorial.elsevier.com, www.grammarly.com। सो यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी वही आएगा, बिकॉज वेबसाइट के जो URL होते हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो सकते हैं, वो वैसे ही रहेंगे। ओके, दैट्स वाई हियर देखो टर्निटीन है, सो दिस इज द वेबसाइट और दिस इज द URL ऑफ टर्निटीन, एंड दैट्स वाई ये आपका सही आंसर है, बिकॉज दिस इज द प्लाजियारिज्म चेकिंग वेबसाइट एंड ये बेसिकली टर्निटीन का URL है। नाउ व्हाट इज रिसर्च गेट? सो रिसर्च गेट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट देन एकेडमिक स्टूडेंट्स काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं एंड एज वेल रिसर्च पेपर्स यहाँ पे अपलोड भी करते हैं, एंड काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो हमें परचेस करने पड़ते हैं एंड काफ़ी सारे हम फ्री एक्सेस भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट देन एकेडमिक रिसर्चर्स देन स्टूडेंट्स बातचीत करते हैं ऑन द प्लेटफॉर्म regarding any research topic. So this is a whole platform for solely for research, okay, and the research processes. Then now what is editorial.elsevier? So editorial.elsevier, this is the website for editorial and it is used for manuscript submission for editorial services. So अगर आपको किसी भी प्रकार के manuscript को submit करना है for editing और for the editing services, then ये उसके लिए website है। एंड www.grammarly.com ये ग्रामरली की वेबसाइट है। ओके, दैट्स व्हाई हियर अगेन योर करेक्ट आंसर शुड बी 1 विच इज फॉर टर्निटीन। डू यू थिंक एंटी प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर इज यूजेबल फॉर? नाउ हम लोग एंटी प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर किस वजह से यूज़ करते हैं और हम किसके लिए बेसिकली उसका इस्तेमाल करते हैं? सो फॉर अवॉइडिंग प्लाजियारिज्म और गेटिंग अ कंपैरिजन और सिमिलैरिटी इंडेक्स to check the originality of the assignment, added features like instant feedback to help improve writing do not find useful for any of these. So students, किसी भी प्रकार का अगर प्लाजियारिज्म सॉफ्टवेयर है या फिर एंटी प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमने देखा टर्निटीन देन उरकुंड ऑथेंटिकेट, सो ये सारे सॉफ्टवेयर्स बेसिकली सिमिलैरिटी को कंपेयर करते हैं। ओके, मतलब अगर आप किसी भी प्रकार का रिसर्च पेपर अगर अपलोड करते हो किसी भी प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में या फिर एंटी प्लाजियारिज्म, सो बोथ आर सिमिलर, एंटी प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में, देन वो आपके वर्ड्स जो होते हैं रिसर्च पेपर में से वो सारे वर्ड्स काफ़ी सारे अदर मटेरियल के साथ कंपेयर करते हैं कि उसमें कोई सिमिलैरिटी है या नहीं, मतलब वर्ड्स के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में। सो अगर उनको सिमिलैरिटी दिखाई देती है देन इट इज़ कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म, मतलब आपने कंटेंट कॉपी किया है। बट अगर उसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है देन इसका मतलब है कि आपका रिसर्च पेपर यूनिक है, आपने प्लाजियारिज्म नहीं किया है, आपने कंटेंट कॉपी नहीं किए। सो दिस इज वन ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ एंटी प्लाजियारिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर कि आप कंपेयर करते हो सिमिलैरिटीज को, ओके, बिटवीन द रिसर्च पेपर्स एंड अदर मटेरियल्स टू चेक द ओरिजिनलिटी ऑफ द असाइनमेंट। ओके, plagiarism where the writer changes a few words in the original text of another is known as. So now इनमें से कौन सा plagiarism का टाइप ऐसा है जिसमें राइटर few words को चेंज करता है from the original text of another? So उसे क्या कहा जाता है? So whether it is direct copying, whether it is word switch, whether it is paraphrasing, whether it is none of these. सो स्टूडेंट्स, प्लाजियारिज्म के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट कॉपिंग इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लाजियारिज्म। सो जैसे कि ये वर्ड है डायरेक्ट कॉपिंग, सो डायरेक्ट कॉपिंग में कोई भी राइटर वैसा ही कि वैसा सारा टेक्स्ट या फिर सारा रिसर्च पेपर वैसा ही कि वैसा डायरेक्टली कॉपी करके अपने रिसर्च रिपोर्ट में पेस्ट करता है एंड उसको एक्नॉलेज भी नहीं करता है। सो डायरेक्ट कॉपिंग का मतलब होता है कि होल रिसर्च पेपर को वैसे ही कॉपी करना, या फिर उसमें से कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं या फिर कई सारे टेक्स्ट्स होते हैं उनको वैसे ही कॉपी करना एंड अपने रिसर्च रिपोर्ट में
पेस्ट करना, सो दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट कॉपिंग. नाउ व्हाट इज वर्ड स्विच? वर्ड स्विच का मतलब होता है कि फ्यू वर्ड्स को आप चेंज करते हो फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट, एंड उसको चेंज करने के बाद अपने रिसर्च रिपोर्ट में आप उसको पेस्ट करते हो एंड आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हो. देखो, आपने यहाँ पे वर्ड्स को तो चेंज कर लिया, बट आइडिया तो वैसे कि वैसा ही रहता है. मतलब आइडिया जो है वो आपका खुद का है नहीं, आपने किसी और दूसरे ऑथर का आइडिया इस्तेमाल किया है, दो आपने वर्ड्स चेंज किए, बट ये आपका आइडिया नहीं है, एंड दैट्स व्हाई उस आइडिया को आपको एक्नॉलेज करना चाहिए. एंड अगर आप एक्नॉलेज नहीं करते हो, देन दिस इज कॉल्ड एज प्लेजियरिज्म. सो that's why here your correct answer should be 2, because अगर आप few words को change करते हो in the original text of another, then उसे word switch कहा जाता है. Okay, now what is paraphrasing? Again, paraphrasing is similar to word switch, but word switch में आप few words को change करते हो, but paraphrasing में काफ़ी सारे words को change किया जाता है and sentences को भी change किया जाता है. मतलब sentence का जो pattern होता है उसे भी change किया जाता है, and paraphrasing में वो paragraph को change किया जाता है. बट दो अगर आप पैराफ्रेजिंग करते हो जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स को चेंज किया जाता है, सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है, बट स्टिल आइडिया तो वही रहती है, एंड दैट्स व्हाई यू आर स्टीलिंग अदर ऑथर्स आइडिया, एंड आप स्टील भी करते हो एंड आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते हो. दैट्स व्हाई दिस इज अगेन द टाइप ऑफ प्लेजियरिज्म, एंड दैट्स व्हाई फॉर दिस क्वेश्चन बेसिकली योर करेक्ट आंसर इज 2. ओके, एंड इसके भी अलावा काफ़ी सारे प्लेजियरिज्म के टाइप्स है, जैसे कि इनडायरेक्ट प्लेजियरिज्म है, अनइंटेंशनल प्लेजियरिज्म है. ओके, देयर हैज़ बीन अ स्टीप राइज इन प्लेजियरिज्म ड्यू टू. नाउ प्लेजियरिज्म में बहुत बड़ा अभी राइज है, मतलब प्लेजियरिज्म आजकल बहुत बड़ा हो गया है, मतलब इंक्रीज हो गया है कि एवरी डे एवरीवन यूजेस इट और डज इट. सो ओके, सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? ओके, इसके पीछे का रीज़न क्या है? सो वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिकेशन ग्रोथ, बिकॉज पब्लिकेशन ग्रोथ में इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से, या फिर इंक्रीज इन एनरोलमेंट फॉर रिसर्च वर्क, बिकॉज रिसर्च वर्क में एनरोलमेंट के लिए भी इंक्रीज हुए हैं, दैट्स वाई. या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स. सो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आजकल बहुत अवेलेबल होते हैं उसकी वजह से, या फिर यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन रिसर्च. So students, obviously for this your correct answer should be 3. The question 1 is, a research paper evaluated by other experts either for publication or presentation at a conference is considered to have undergone. Okay, सो स्टूडेंट्स, अगर किसी अदर एक्सपर्ट ने हमारा रिसर्च पेपर इवैल्यूएट किया है ताकि हम उसको हम पब्लिश कर सके, या फिर किसी भी पब्लिकेशन में हम उसको पब्लिश करने के लिए दे सके, या फिर अगर आपको उसको किसी भी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है, देन अगर किसी भी अदर एक्सपर्ट हमारे रिसर्च पेपर को इवैल्यूएट करता है, देन उस चीज़ को बेसिकली क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज़ कॉल्ड एज peer review or public review or private review or research review. So students, the correct answer for this question is 1, that is peer review. So students, इसे peer review कहा जाता है. peer review का मतलब होता है कि अदर एकेडमिक एक्सपर्ट्स अगर कोई भी रिसर्च पेपर इवैल्यूएट करता है विद इन द सेम फील्ड, ओके, ताकि उस रिसर्च पेपर को हम पब्लिश कर सके, ताकि उस रिसर्च पेपर को हम किसी भी कॉन्फ्रेंस में या फिर सेमिनार में प्रेजेंट कर सके. सो वो जो इवैल्यूएशन की प्रोसीजर होती है जो कि अदर एकेडमिक एक्सपर्ट्स करते हैं इन द सेम फील्ड ऑफ स्टडी, उसे बेसिकली पीयर रिव्यूइंग कहा जाता है. ओके, एंड इसकी वजह से हम लोग रिसर्च पेपर की जो क्वालिटी होती है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है, वैलिडिटी होती है, उसको जांच कर सकते हैं बिफोर इट्स पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन एट द कॉन्फ्रेंस. ओके, दैट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 1. एंड जो लोग इसे रिव्यू करते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट्स बेसिकली रिसर्च पेपर को रिव्यू करते हैं, उन्हें भी रिव्यूवी या फिर रेफरी ऐसा कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सोर्सेस ऑफ डेटा और द सोर्स ऑफ डेटा in research in which an author has evaluated and summarized previous research is known as. so इनमें से कौन सा डेटा का सोर्स ऐसा है जिसमें
ऑथर ने पहले से ही प्रीवियस रिसर्च को इवैल्यूएट किया है एंड एज वेल उसको समराइज करके रखा है. सो वेदर इट इज़ प्राइमरी सोर्स, वेदर इट इज़ सेकेंडरी सोर्स, वेदर इट इज़ encyclopedias और वेदर इट इज़ bibliographies. सो स्टूडेंट्स, प्राइमरी सोर्स ये एक फर्स्ट हैंड एविडेंस होता है और यू कैन से कि इट्स अ फर्स्ट हैंड सोर्स और प्राइमरी सोर्स. ओके, मतलब जहाँ पे वो डेटा कोई भी रिसर्चर या फिर एक्सपर्ट क्रिएट करता है, वहाँ से ही जब भी आप उसको कलेक्ट करते हो उसे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहा जाता है. ओके, व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स? सेकेंडरी सोर्स यानी कि जब भी आप प्राइमरी सोर्स एक किसी भी जगह पे इकट्ठा कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी सोर्स. सो द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज बिब्लियोग्राफीज. देखो, बिब्लियोग्राफीज में काफ़ी सारे रेफरेंसेस की लिस्ट होती है, उसमें बुक्स की लिस्ट होती है जिनको आप रेफ़र करते हो. सो यानी कि इसमें सेकेंडरी सोर्स होता है. सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड्स द सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन. जैसे कि अगर आप इंफॉर्मेशन किसी भी बुक्स में पढ़ते हो या फिर इंटरनेट पे पढ़ते हो, सो ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा करके वहाँ पे लिख दी होती है एंड दैट्स दिस इज नॉट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. सो इसे सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है. एंड द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोर्स यानी कि उसी टाइम पीरियड में अगर न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ छपती है, सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स बिकॉज उसी टाइम पीरियड में पहली बार वो न्यूज़ छप गई है बाय द फर्स्ट पर्सन और बाय द फर्स्ट यूजर. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड द remaining option is encyclopedias. So what is this encyclopedias? So encyclopedias ये एक टर्शरी सोर्स है. टर्शरी सोर्स का मतलब होता है कि जब भी आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस से लिया हुआ डेटा किसी भी एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखते हो, सो इट फॉर्म्स द टर्शरी सोर्स. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपको काफ़ी सारी एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक या फिर अबाउट द स्पेसिफिक टाइम पीरियड या फिर अबाउट द पर्सन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रीज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो यहाँ पे जितने भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है अबाउट द टॉपिक या फिर टाइम पीरियड या फिर पर्सन, वो सारी इंफॉर्मेशन एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखी होती है. सो दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी सोर्स एंड द एग्जाम्पल इज एनसाइक्लोपीडियाज. एंड दैट्स वाई देखो, अगर कोई भी सोर्स ऑफ डेटा ऐसा है जिसमें ऑथर ने पहले रिसर्च के वर्क को इवैल्यूएट करके रखा है एंड एज वेल समराइज करके रखा है, देन ऑब्वियसली इट वुड बी द टर्शियरी सोर्स एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी एनसाइक्लोपीडियाज. ओके, arrange the following components of a research paper written in APA style in correct order. So यहाँ पे आपको 4 जो components दिए हैं about the research paper and हमें ये कंपोनेंट्स एक करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल. सो APA का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक तरीका होता है किसी भी प्रकार के रिसर्च पेपर को या फिर रेफरेंसेस को लिखने का. उनकी एक स्पेसिफिक स्टाइल होती है एंड उस स्टाइल को APA स्टाइल कहा जाता है. सो अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल जो तरीका है रिसर्च पेपर को लिखने का, उनमें से सबसे पहला जो कंपोनेंट है जो हमें लिखना चाहिए वो है टाइटल पेज. ओके, द टाइटल पेज. देन योर सेकेंड कंपोनेंट वुड बी अब्स्ट्रैक्ट. व्हाट? अब्स्ट्रैक्ट. देन जो थर्ड है वो है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन. फोर्थ है मेथड यानी कि डेटा कलेक्शन मेथड्स. देन फिफ्थ वन इज रिजल्ट्स. सो जो ऊपर का मेथड्स है इसमें डेटा एनालिटिकल मेथड्स भी आते हैं. ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज डिस्कशन. सो द डिस्कशन पार्ट. द सेवेंथ वन इज रेफरेंसेस. रेफरेंसेस. द एट्थ वन इज tables and the ninth one is figures. Okay,
सो टेबल्स एंड फिगर्स होने के जो चांसेस है वो रिसर्च टॉपिक के ऊपर होते हैं, मतलब कई रिसर्च टॉपिक में काफ़ी सारे टेबल्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं एंड एज वेल फिगर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं. फिगर्स यानी कि डायग्राम्स, okay, or you can say graphical representation of the data. So according to this correct order you can say that your correct answer to this question should be 1, because यहाँ पे सबसे पहले आएगा abstract, okay, देन उसके बाद में आएगा रेफरेंसेस, देखो रेफरेंसेस, देन उसके बाद में आएगा टेबल्स एंड द लास्ट वन इज फिगर्स. बाकी के बीच वाले ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेंथेटिकल साइटेशंस. नाउ इनमें से कौन से पैरेंथेटिकल साइटेशंस के एग्जाम्पल्स है. सो स्टूडेंट्स, साइटेशंस का मतलब होता है कि यू आर रेफरेंसिंग स्टाइल, एंड पैरेंथेटिकल ये एक रेफरेंसिंग स्टाइल है और ये एक रेफरेंसेस लिखने का तरीका है. एंड यहाँ पे आप जो क्रेडिट देते हो वो आप पैरेंथेसिस को क्रेडिट देते हो, ओके, और आप यहाँ पे पैराफ्रेजेस को क्रेडिट देते हो. मतलब अगर कोई भी पैराफ्रेज आपने लिखा है एंड ओके, एंड उस पैराफ्रेज को अगर आपने कहाँ से भी रेफर किया है, देन उस पैराफ्रेज को अगर आपको क्रेडिट देना है या फिर उस पैराफ्रेज के रेफरेंस को आपको लिखना है, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेंथेटिकल साइटेशंस. सो आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेंटेंस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. सो ये सेंटेंस मैंने कहीं और जगह से कॉपी किया है एंड यहाँ पे पेस्ट किया है, यानी कि मैंने कई और सोर्स का इस्तेमाल किया है, उसको रेफर किया है एंड उसको रेफर करने के बाद मैंने ये सेंटेंस वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है. सो इस पर्टिकुलर पैराफ्रेज को या फिर सेंटेंस को अगर मुझे नाम देना है रेफरेंस का, मतलब उस पर्टिकुलर रेफरेंस को अगर मुझे यहाँ पे क्रेडिट देना है, देन इसके बाद मैं उसका नाम लिखूंगी, मतलब उस सोर्स का मैं नाम लिखूंगी जहाँ से मैंने ये पैराफ्रेज लिया है. सो इसे कहा जाता है पैरेंथेटिकल साइटेशन. ऑल ऑफ यू गेटिंग, ओके. एंड इसमें मोस्टली ऑथर का नाम लिखा हुआ होता है, एज वेल पब्लिकेशन डेट एंड पेज नंबर, ये 3 ही चीज़ें यहाँ पे होती है, ओके. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. एंड इनमें से जो APA स्टाइल है, देन हार्वर्ड स्टाइल है, देन शिकागो स्टाइल है एंड MLA स्टाइल है, ये 4 ऐसे साइटेशंस है जो पैरेंथेटिकल साइटेशंस है. And that's why your correct answer should be 1 over here. So let us see one by one all of these parenthetical styles. So इनमें से सबसे पहला है APA स्टाइल, ओके. सो अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल आप इसे ऑथर डेट साइटेशन कह सकते हो, बिकॉज इसमें आप ऑथर्स का लास्ट नेम एंड उसका पब्लिकेशन डेट लिखते हो, मतलब उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का या फिर आर्टिकल का या फिर जर्नल का आप क्या करते हो, पब्लिकेशन डेट लिखते हो आफ्टर द नेम ऑफ द ऑथर्स लास्ट नेम. देन नेक्स्ट इज हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल, इसमें आप सिर्फ ऑथर का नेम लिखते हो, यू राइट ओनली द नेम ऑफ द ऑथर. देन नेक्स्ट इज शिकागो. सो शिकागो इज अ ऑथर डेट सिस्टम एंड ये सिमिलर होती है अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल, मतलब जैसे ही आप APA स्टाइल से लिखते हो पैरेंथेटिकल साइटेशंस, वैसे ही आप शिकागो स्टाइल से भी लिखते हो, बट थोड़े फार डिफरेंसेस इसमें भी होते हैं. जैसे कि शिकागो में आप कॉमा देते हो आफ्टर द ईयर, देन APA में आप नहीं देते हो. एंड द लास्ट वन इज MLA. सो MLA इज द ऑथर पेज साइटेशन, ओके. दिस इज ऑथर पेज साइटेशन एंड इसमें आप ऑथर्स का लास्ट नेम लिखते हो एंड पेज नंबर या फिर पेज रेंज लिखते हो. जैसे कि यहाँ पे आप डेट लिखते हो ना पब्लिकेशन का, बट यहाँ पे आप पेज नंबर लिखते हो. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 1. एंड जो वैंकोवर और साइटेशन है ये पैरेंथेटिकल साइटेशन नहीं है. दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ द साइटेशन, बट ये पैरेंथेटिकल साइटेशन नहीं है, ओके. नेक्स्ट इज in which of the following formats research abstract is a must. Now इनमें से कौन से formats ऐसे हैं जिसमें आपको research abstract लिखना ही चाहिए, which is mandatory. Research article, seminar paper presented, thesis, research synopsis. So students, research abstract
सो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि पूरे रिसर्च का और पूरे रिसर्च पेपर का एक प्रॉपर समरी जो कि आप बहुत ही कम वर्ड्स में लिखते हो, सो जिसमें कि मिनिमम वर्ड्स होते हैं 150 एंड मैक्सिमम होते हैं 250 और 300। ओके, इन्हीं वर्ड्स में आप जब भी पूरे रिसर्च पेपर की समरी लिखते हो उसे अब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। एंड इसमें जो रिसर्च आर्टिकल है, सो बेसिकली रिसर्च आर्टिकल ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का रिसर्च करते हो देन ऑब्वियसली आफ्टर दैट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सो उस रिजल्ट्स के जो रिव्यूज होते हैं वो रिव्यूज रिसर्च आर्टिकल में होते हैं। एंड रिसर्च आर्टिकल ये हमेशा पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश किए जाते हैं। एंड जब भी आप रिसर्च आर्टिकल्स को लिखते हो देन उसको भी लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि रिसर्च आर्टिकल में सबसे पहले आप लिखते हो टाइटल, उसका टाइटल क्या है, देन आफ्टर दैट यू राइट द अब्स्ट्रैक्ट, देन अब्स्ट्रैक्ट के बाद आप लिखते हो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखते हो मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी में मोस्टली आप ये लिखते हो कि आपने कितने सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स को यूज़ किया है, देन आफ्टर दैट यू राइट द रिजल्ट्स, देन रिजल्ट्स के बाद आप डिस्कशन लिखते हो, डिस्कशन के बाद रेफरेंसेस लिखते हो। सो दिस इज द कॉमन क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग अ रिसर्च आर्टिकल। देखो रिसर्च आर्टिकल में आप अब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, दैट्स व्हाई ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड। सो जब भी आप किसी भी सेमिनार में रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करते हो, सो दिस इज कॉल्ड एज सेमिनार पेपर। सो सेमिनार पेपर में सबसे पहले आपको अब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, देन आफ्टर दैट यू राइट द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसर्च, देन आफ्टर दैट आप एनालिसिस लिखते हो, मतलब डेटा एनालिसिस, एंड देन नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन। सो यहाँ पे भी आप अब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, सो ये भी आपका आंसर आएगा। एंड थीसिस, थीसिस तो आप सभी को पता है, व्हाट इज दैट। थीसिस तो हम सब ने लिखा है जब भी हमने हमारा मास्टर्स का डिसर्टेशन प्रोजेक्ट किया था। सो थीसिस ये बेसिकली एकेडमिक इंटीग्रेशन का एक पार्ट है, एंड विदाउट थीसिस आपकी मास्टर्स डिग्री फुलफिल नहीं होती है। एंड दैट्स वाई थीसिस लिखने का भी एक तरीका होता है जिसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हो, टाइटल लिखते हो, देन आफ्टर दैट यू राइट द अब्स्ट्रैक्ट, देन आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, राइट, देन आफ्टर दैट यू राइट द रिव्यू, रिव्यू यानी कि लिटरेचर रिव्यू, देन मेथोडोलॉजी, देन आफ्टर दैट यू राइट द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के बाद आप डिस्कशन लिखते हो, राइट, डिस्कशन के बाद आप बिब्लियोग्राफी लिखते हो, ओके। एंड इंट्रोडक्शन के पहले एंड अब्स्ट्रैक्ट के बाद आप टेबल्स भी ड्रॉ करते हो, टेबल्स यानी कि और इंडेक्स टेबल कि किस पेज पर क्या है। सो अगेन थीसिस इंक्लूड्स अब्स्ट्रैक्ट, सो ये भी आपका आंसर आएगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज रिसर्च सिनॉप्सिस। रिसर्च सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि प्लान फॉर अ रिसर्च, मतलब रिसर्च के लिए किया गया प्लान यानी कि रिसर्च सिनॉप्सिस। एंड दैट्स वाई रिसर्च सिनॉप्सिस में रिसर्च प्रॉब्लम को लिखा जाता है, देन आफ्टर दैट उसमें ऑब्जेक्टिव्स को लिखा जाता है, देन आफ्टर दैट उसमें हाइपोथेसिस को लिखा जाता है, देन प्रोसीजर मतलब किन किन प्रोसीजर्स का आप इस्तेमाल करोगे, देन रिसर्च डिज़ाइन, देन सैम्पल टू बी सिलेक्टेड मतलब किस प्रकार का सैम्पल आप सिलेक्ट करोगे, देन आफ्टर दैट टूल्स, टूल्स यानी कि डेटा कलेक्शन टूल्स, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड उसके पहले एनालिसिस, ओके। दैट्स वाई हियर देखो आप अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हो सिनॉप्सिस में, एंड दैट्स वाई ये आपका आंसर नहीं आएगा। सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, 1, 2 एंड 3। What is the full form of MLA as a referencing style? So हमने इसी वीडियो में देखा था पिछले क्वेश्चन में अबाउट MLA कि ये एक रेफरेंसिंग स्टाइल है, एंड इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पूछा है, whether it is machine language adaptation, whether it is modern language association, whether it is management language authority, whether it is mainstream language association.
सो स्टूडेंट्स, MLA का जो फुल फॉर्म है वो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एंड MLA ये दो पार्ट्स में लिखा जाता है। उनमें से सबसे पहला है इन टेक्स्ट साइटेशन, यानी कि जब भी आप टेक्स्ट लिखते हो देन उसमें जो टेक्स्ट के जो रेफरेंसेस होते हैं, ओके, वो आप टेक्स्ट के बाद लिखते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज इन टेक्स्ट साइटेशन, जिसमें आप बेसिकली क्या लिखते हो, जिसमें आप ऑथर का नाम लिखते हो, यानी कि ऑथर का लास्ट नेम, एंड देन आफ्टर दैट पेज नंबर लिखते हो या फिर पेज रेंज लिखते हो, ओके। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज वर्क्स साइटेड, ओके। वर्क्स साइटेड का मतलब है कि पूरे रेफरेंसेस की जो लिस्ट होती है दैट इज एक्चुअली, जो कि सबसे एंड में होती है आफ्टर द रिसर्च रिजल्ट सेक्शन, ओके। सो दिस इज वर्क साइटेड। सो ये दो पार्ट्स होते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के। When two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following is used? Okay, जब भी दो या फिर उससे भी ज़्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स एक ही वर्क को रेफर करते हैं, देन उसके लिए आप इनमें से कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे? वेदर यू विल यूज़ आईबिड या फिर AL या फिर ऑपसीट या फिर लोकसीट। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप फुटनोट्स लिखते हो, फुटनोट्स का मतलब होता है कि जब भी आपका पूरा रिसर्च पेपर लिख के होता है, देन रिजल्ट्स के बाद जब भी आप रेफरेंसेस की लिस्ट लिखते हो, देन उसमें काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एंड उन्हें एंड बेसिकली ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स फुटनोट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ओके। एंड सो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स है, ओके। एंड जब भी दो या फिर उससे भी ज़्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स को आपको लिखना है, एंड ये फुटनोट्स बेसिकली अगर एक ही वर्क को रेफर करते हैं, देन उनको लिखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। सो व्हाट इज़ दैट? सो दिस शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज आईबिड, ओके। सो आईबिड का मतलब है कि आईबिडेम, यानी कि इन द सेम प्लेस, इन द सेम प्लेस, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर पहले फुटनोट में आपने एक वर्क को रेफर किया है, एंड उसी फुटनोट को अगर आपको आगे के फुटनोट में रेफर करना है, देन आप क्या लिखोगे? आईबिड इन द सेम प्लेस, बिकॉज सक्सेसिव फुटनोट्स वो भी दो या फिर उससे भी ज़्यादा एक ही वर्क को रेफर कर रहे हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई ये पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय आप आईबिड लिखोगे, जिसका मतलब है इन द सेम प्लेस। मतलब इन द सेम प्लेस को लिखने की बजाय आप क्या लिखोगे? आईबिड, ओके। व्हाट इज AL? AL का मतलब है एंड अदर्स। जब भी आपको दो से भी ज़्यादा ऑथर्स का नाम लिखना है, देन इन दैट सिचुएशन आप सारे ऑथर्स के नाम नहीं लिखते हो, आप सिर्फ एक ही ऑथर का नाम लिखते हो, एंड आफ्टर दैट यू राइट AL and others. All of you getting? What is opposite? Opposite का मतलब क्या है? Opposite का मतलब होता है in the work cited, okay? In the work cited. जब भी आपको फुल टाइटल ऑफ वर्क को बार बार रिपीट करना होता है, देन उसके टाइटल को बार बार रिपीट करने की बजाय आप वहाँ पे लिखते हो ऑपोजिट, ओके। फॉर एग्जाम्पल, बिब्लियोग्राफी में एक साइटेशन आपने लिखा है, ओके, एंड उस साइटेशन का फुल नाम आपको रीडर को रेफर करना है, ओके। देन उसके लिए आप मेंशन करोगे ऑपोजिट इन द वर्क साइटेड, ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द टाइटल ऑफ द cited work, okay. Now what is log sheet? So it is used to repeat title and page number for given work, okay. जैसे कि ऑप सीट में अगर टाइटल रिपीटेड होता है इन द सेम वर्क, ओके, एंड अगर आपको उस टाइटल को रीडर को रेफर करना है, देन उसके लिए जैसे कि आप ऑप सीट मेंशन करते हो, वैसे ही आप लॉग सीट मेंशन करते हो उसी समय। बट यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि इसमें आप पेज नंबर को भी रेफर करते हो, बट ऑप सीट में आप सिर्फ टाइटल के लिए रेफरेंसेस देते हो, बट लॉग सीट में आप पेज नंबर को भी रेफर करते हो अलोंग विद द टाइटल ऑफ द cited work, okay. That's why here in this case your correct answer should be 1.
इन द सेम प्लेस। सो आपको ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स एंड उसके मीनिंग्स याद रखने हैं, एंड कब किस समय आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करने हैं वो भी आपको याद रखना है। Which of the following abbreviations used in footnotes and endnotes means in the same place? देखो इनमें से कौन सा एब्रीविएशन ऐसा है जो आप फुट नोट्स एंड एंड नोट्स में इस्तेमाल करोगे जिसका मीनिंग है इन द सेम प्लेस, वेदर इट इज एल, वेदर इट इज लोकसिट, वेदर इट इज आईबिड, वेदर इट इज ऑप्सिट। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 3 आईबिड। जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, आईबिड का मतलब होता है इन द सेम प्लेस। ओके, अगर आपके सक्सेसफुल 2 या फिर उससे भी ज्यादा फुट नोट्स एक ही रेफरेंसेस को रेफर करते हैं, देन उसके लिए आप लिखोगे इन द सेम प्लेस। ऑल ऑफ यू गेटिंग? दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. The dash of a research article is placed near its beginning. Now इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिसर्च आर्टिकल में आप एकदम से ऐसे बिगिनिंग में लिखते हो? So whether it is summary, whether it is abstract, whether it is synopsis, whether it is preface. So obviously students, जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि जब भी आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हो देन उसमें सबसे पहले आप टाइटल लिखते हो, देन आफ्टर दैट यू राइट द abstract. सो यहाँ पे टाइटल तो ऑप्शन है नहीं, सो द नेक्स्ट ऑप्शन इज abstract. That's why your correct answer for this question should be abstract, because ऐसे सिचुएशन में आप क्या लिखते हो? abstract. समरी भी एक सारांश होता है, बट समरी ये बहुत बाद में लिखी जाती है, एंड समरी बेसिकली रिसर्च आर्टिकल में नहीं लिखते। रिसर्च आर्टिकल में जो लिखा हुआ होता है विच इज एग्जैक्टली abstract. एंड सिनॉप्सिस, हमने सिनॉप्सिस भी देखा, यानी कि रिसर्च सिनॉप्सिस, राइट, जिसमें आप क्या लिखते हो? बेसिकली जिसमें आप प्रॉब्लम लिखते हो, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, हाइपोथेसिस, प्रोसीजर, डिजाइन, सैंपल टू बी सिलेक्टेड, टूल्स, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सो रिसर्च सिनॉप्सिस में बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ होता है। एंड प्रीफेस, प्रीफेस ये किसी भी बुक को रीड करने से पहले लिखा हुआ होता है, जिसमें बुक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है एंड एज वेल ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, एंड अगर ऑथर को किसी दूसरे ऑथर को क्रेडिट देना है देन उसके लिए भी वो प्रीफेस में वो सारी चीज़ें मेंशन करता है। बट हियर इन दिस केस योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, दैट इज abstract. द टर्म ऑप्सीट स्टैंड्स फॉर. ना ऑप्सीट का मतलब क्या है? एज साइटेड अबव, एज साइटेड अपोजिट, एज साइटेड इन द अपेंडिक्स, as cited in the bibliography. So students, opposite का मतलब होता है कि in the work cited. Okay, in the work cited. So इसका मतलब होता है कि as cited above. Because जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था in this video कि जब भी आपको एक ही फुल टाइटल ऑफ वर्क को बार बार रिपीटेटिवली लिखना पड़ता है या फिर रीडर को रेफर करना पड़ता है, देन बार बार रिसर्च वर्क और साइटेड वर्क का टाइटल लिखने की बजाय आप साइटेड अबव लिखोगे, यानी कि ऑपोजिट लिखोगे, जिसका मतलब होता है कि एज साइटेड अबव और द इन द वर्क साइटेड. That's why here your correct answer should be 1. One is which of the following is a non-parametric test. Now इनमें से कौन सी non-parametric test है? Whether it is F test, chi-square test, Z test और T test. सो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल टेस्ट में 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें से पहला है पैरामेट्रिक टेस्ट्स एंड दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स. ओके, सो पैरामेट्रिक टेस्ट्स हम लोग करते हैं जब डेटा बेसिकली ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है, एंड इसमें डेटा को वो सारे अजम्पशंस अलाउ करने पड़ते हैं, जैसे कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. ओके, सो ये सारे बेसिकली अजम्पशंस होते हैं, जो अजम्पशंस अगर फुलफिल होते हैं डेटा के बारे में देन तभी हम लोग पैरामेट्रिक टेस्ट को कर सकते हैं. बट इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो बेसिकली यहाँ पे कोई भी अजम्पशंस नहीं होते हैं, एंड दैट्स वाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग करते हैं जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट डेटा के फुलफिल न होने की वजह से ना कर सके. ओके,
सो इसमें से एफ टेस्ट, जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट, ओके, ये तीनों भी बेसिकली पैरामेट्रिक टेस्ट से, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. सो काई स्क्वायर टेस्ट ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ओके, बिकॉज काई स्क्वायर टेस्ट में हमें इन सारे चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉर्मल होना चाहिए, देन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ बेसिकली न्यूमेरिकल होनी चाहिए. सो यहाँ पे वेरिएबल्स कैटेगरिकल होते हैं. कैटेगरिकल वेरिएबल्स यानी कि जिनको आप सिर्फ क्लासीफाई करते हो, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स. ओके, दैट्स व्हाई काई स्क्वायर टेस्ट ये हम लोग करते हैं, बिकॉज इसकी वजह से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली जो सैम्पल डेटा होता है, मतलब जो डेटा जो आप लोग ऑब्जर्व करते हो एंड जो बेसिकली जो एक्सपेक्टेड डेटा होता है, उनके बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस है वो आप लोग काई स्क्वायर टेस्ट की मदद से जान सकते हो. So basically it tells you how well sample data fit distribution from population with normal distribution basically. Okay, फाइन. सो एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट ये तीनों भी पैरामेट्रिक टेस्ट है, यानी कि इन तीनों ही टेस्ट में हमें अजम्पशंस फुलफिल करने की बहुत ज़रूरत है. जैसे कि एफ टेस्ट में भी आपको डेटा ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जेड टेस्ट में भी, टी टेस्ट में भी. ओके, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. Goodness of fit of a distribution is tested by. Now goodness of fit of a distribution ये चीज़ आप कौन से टेस्ट से टेस्ट कर सकते हो? So whether it is T test, whether it is F test, whether it is chi-square test, whether it is Z test. Okay, so students, goodness of fit ये एक टेस्ट है. Okay, and basically this is a statistical hypothesis test, and ये आपको समझने में मदद करता है कि आप जान सको एग्जैक्टली कि आपका जो सैम्पल डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूशन में फिट होता है या नहीं होता है फ्रॉम द पॉपुलेशन विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो गुडनेस ऑफ फिट एग्जैक्टली आपको बताता है कि जो आपकी ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती है एंड जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ होती है, ये वैल्यूज़ बेसिकली एक दूसरे के साथ इक्वल है या फिर डिफरेंस है उनके बीच में. सो ये आप लोग गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट से देख सकते हो. एंड गुडनेस ऑफ fit test, first state the null hypothesis and alternative hypothesis and choose significance level and determine critical value. So goodness of fit test में आप लोग सबसे पहले null and alternative hypothesis को बनाते हो, then after that आप significance level को choose करते हो, then after that आप critical value को determine करते हो. ओके, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली वोल नंबर्स होते हैं, बिकॉज इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप सिर्फ क्लासीफाई कर सकते हो. ऑल ऑफ यू गेटिंग, एंड दैट्स वाई इसमें वोल नंबर्स होते हैं. वोल नंबर्स का मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है जिनको आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं. जो यहाँ पे कैटेगरिकल वेरिएबल्स है यानी कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स है. ओके, बिकॉज ये वोल वैसे की वैसे नंबर्स है और वैसे की वैसे वेरिएबल्स है. ओके, आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल मेथड से वेरिएबल्स को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये वेरिएबल्स बेसिकली न्यूमेरिकल होते ही नहीं है. So try to understand, just understand that कि the variables over here are discrete variables and they are categorical variables. Okay, and that's why goodness of fit ये जो टेस्ट है ये आप काई स्क्वायर टेस्ट से कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था. सो काई स्क्वायर टेस्ट इज यूजफुल टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ अ फिट. ओके, एंड यहाँ के जो बाकी के टेस्ट है यानी कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड जेड टेस्ट ये तीनों भी पैरामेट्रिक टेस्ट है जो कि हमने देखा. सो टी टेस्ट आपको बताता है कि हाउ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स आर. सो फॉर एग्जांपल दो ग्रुप्स है, सो इनके बीच के डिफरेंसेस कितने सिग्निफिकेंट है. सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि उनके बीच में कितने डिफरेंसेस है दो ग्रुप्स के बीच में, ये आप टी टेस्ट की मदद से टेस्ट कर सकते हो. देन व्हाट इज एफ टेस्ट? सो एफ टेस्ट का मतलब होता है रेशो बिटवीन टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स दैट आर डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो एफ टेस्ट का सिंपली मतलब ये होता है कि दो
इंडिपेंडेंट स्काई स्क्वायर वेरिएबल्स है, ओके जैसे कि अगर एक v1 वेरिएबल है एंड उसको आपने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया अपॉन दूसरा वेरिएबल, उसको आपने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिफाइन किया. सो बेसिकली ऑल दिस रेशो इज नथिंग बट द एफ टेस्ट. ओके, now what is z test? So again z test is a parametric test and it test if results from test are valid or repeatable. So आपको जितने भी results मिलते हैं from the test, so basically वो results exactly valid है या फिर repeatable है, ये आप z test से देख सकते हो. That's why your correct answer over here is 3. Next is विच टेस्ट आर नॉर्मली अप्लाई फॉर क्वालिटेटिव डेटा. नाउ इनमें से कौन सी टेस्ट ऐसी है जो आप क्वालिटेटिव डेटा को नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो. सो रिसर्च में दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक. वैसे ही दो प्रकार के डेटा भी होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. सो क्वालिटेटिव डेटा इज द डेटा जो कि वर्ड फॉर्मेट में या फिर पिक्चर फॉर्मेट में होता है, बट जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स उसमें होते हैं एंड उन न्यूमेरिकल्स की मदद से आप उस डेटा को मेजर कर सकते हो बाय द डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स. बट क्वालिटेटिव डेटा का ऐसा नहीं होता है, उसमें वर्ड एंड पिक्चर्स फॉर्मेट होते हैं, बट स्टिल यू कैन स्टैटिस्टिकली मेजर द क्वालिटेटिव डेटा, बट स्टिल उसमें काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी आते हैं. सो अगर ऐसे डेटा को अगर आपको टेस्ट करना है देन ऑब्वियसली इन दैट सिचुएशन आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डेटा होता है वो कैटेगरिकल डेटा होता है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया. बट पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डेटा होता है वो न्यूमेरिकल होता है एंड कैटेगरिकल डेटा इज द डेटा विच इज नथिंग बट द क्वालिटेटिव डेटा, बिकॉज जिसको आप सिर्फ क्लासीफाई कर सकते हो, राइट आप उनको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हो. सो दैट्स वाई फ्रॉम दीज ऑप्शंस जैसे कि टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है एंड जेड टेस्ट है. सो इनमें से सिर्फ काई स्क्वायर टेस्ट इज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, राइट, एंड दैट्स वाई बेस्ड अपॉन दिस टेस्ट ओनली आप क्वालिटेटिव डेटा को नॉर्मली टेस्ट कर सकते हो, बाकी के टेस्ट के थ्रू नहीं कर सकते बिकॉज दोज आर द पैरामेट्रिक टेस्ट्स. A researcher found calculated t-value significant at 0.05 level between two means of achievement of students of private school and state school. Which of the following statements is true on the basis of above? So एक रिसर्चर है एंड उसने क्या किया, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स मतलब उनकी जो अचीवमेंट है, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट एंड स्टेट स्कूल के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट, ऐसे दो ग्रुप्स बनाए एंड उन दो ग्रुप्स के उसने मीन्स कैलकुलेट किए, जैसे कि m1 इज़ द फर्स्ट मीन, m2 इज़ द फर्स्ट मीन एंड इन मीन्स के ऊपर उसने टी टेस्ट की वैल्यू निकाली एंड वो वैल्यू उसको 0.05 मिली एंड बेसिकली दिस वैल्यू इज सिग्निफिकेंट. ओके, सो ये यहाँ पे सिचुएशन है. सो बेस्ड अपॉन दिस सिचुएशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स. नल हाइपोथेसिस मे बी रिटेन्ड एंड रिसर्च हाइपोथेसिस इज ऑल्सो रिटेन्ड. इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस रिटेन हो सकता है एंड रिसर्च हाइपोथेसिस रिटेन हुआ है. रिटेन का मतलब होता है कि वहाँ पे है, मतलब हम लोग रख सकते हैं. नल हाइपोथेसिस मे बी रिजेक्टेड मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है. रिसर्च हाइपोथेसिस भी रिटेन हो सकता है, मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस को आप रख सकते हो बट नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करोगे और मे बी इट कैन बी रिजेक्टेड. बोथ हाइपोथेसिस नल एंड रिसर्च आर रिजेक्टेड. सो दोनों ही हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट किया है. नो डिसीजन कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन. सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के आधार पर एंड इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के आधार पर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो. सो स्टूडेंट्स लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन एवरीथिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स in this question basically means of two groups are significantly different from each other. So अगर means अगर एक दूसरे के साथ significantly different है then इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही means के बीच में काफ़ी difference है and that's why आपको t टेस्ट करने के बाद जो significant value मिली है वो मिली है 0.05.
ओके, सो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में आप नल हाइपोथेसिस को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे, एंड साथ ही आप रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको आप एक्सेप्ट करोगे और इट मे बी रिटेन्ड. सो दिस इज द रूल ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बिकॉज हाइपोथेसिस में आप हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो. ओके, सो अगर आपको किसी भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे टी टेस्ट है, सो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट मिली है. सो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि मीन्स के बीच में डिफरेंस है. ओके, एंड अगर डिफरेंस है देन ऑब्वियसली नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट होगा. एंड अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा देन ऑब्वियसली आप रिसर्च और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे. सो दिस इज द बेसिक रूल एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, बिकॉज नल हाइपोथेसिस may be rejected and research hypothesis may be retained. So this should be your correct answer. टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज. नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टाइप 2 एरर क्या है, जो कि हमने कल के ही सेशन में देखा था. वेदर इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स एंड इट शुड बी रिजेक्टेड, रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू एंड शुड बी एक्सेप्टेड, rejection of the null hypothesis when it is false and should be rejected, acceptance of the null hypothesis when it is true and should be accepted. So अगर null hypothesis ये false है and फिर भी अगर आप उसको accept कर रहे हो then this is your type 2 error in hypothesis and that's why your correct answer should be 1, because acceptance of the null hypothesis when it is false and it should be rejected. Okay, so this is nothing but the type 2 error. An investigator used t-test to compare two groups of students on verbal aptitude. He repeated his experiment 20 times and obtained significant difference 19 times. On the basis of this, he decided to reject the null hypothesis. What is the probability of committing type 1 error? So now ये question easy है वैसे, just need to understand concepts over here. Okay, so ये सब हम लोग अभी देखते हैं. सो यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर ने टी टेस्ट का इस्तेमाल किया है दो ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए. सो उसने दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कंपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्बल एप्टीट्यूड एंड इसके लिए उसने टी टेस्ट का इस्तेमाल किया है. जैसे कि हमने देखा कि टी टेस्ट ये क्या है, ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जो बेसिकली मेजर करता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप. जैसे कि M1 इज द मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, M2 इज द मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप. सो दिस इज क्लियर. नाउ टी टेस्ट में अगर इन दोनों के डिफरेंसेस आपको सिग्निफिकेंट मिलते हैं देन इन दैट सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो. एंड अगर आपको ये वैल्यूज सिग्निफिकेंट नहीं मिलते हैं देन इन दैट सिचुएशन आप रिसर्च या फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो. ओके, सो लेट मी वंस अगेन टेल यू. सो अगर इन दोनों के बीच की वैल्यूज आपको सिग्निफिकेंट मिलती है देन इन दैट सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो. सो अगर आपको सिग्निफिकेंट नहीं मिलती है देन इन दैट सिचुएशन आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो एंड रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो. ओके, सो इन दिस सिचुएशन उसने टी टेस्ट तो की है एंड उसने 20 टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, 20 टाइम्स. ओके, एंड उसने 19 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड उसमें उसको सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिले हैं. सो फॉर 19 टाइम्स एक्सपेरिमेंट्स डन उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं. सो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं यानी कि उसका मतलब ये है कि उसने 19 टाइम्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है, यानी कि 20 टाइम्स में से 19 टाइम्स उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं एंड दैट्स वाई उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ा. बट ओनली 1 टाइम ओवर हियर कि उसको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं मिले हैं एंड दैट्स वाई इन दैट सिचुएशन वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेगा. ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो यहाँ पे अब उन्होंने आपको पूछा है कि टाइप 1 एरर होने के चांसेस क्या है. सो गिवन तो हमने देखा. सो नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला. सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज इक्वल टू
number of favorable outcome, number of favorable outcome upon total number of outcome, total number of आउटकम. ओके, सो नाउ टाइप 1 एरर का मतलब होता है कि अगर नल हाइपोथेसिस सही है बट स्टिल आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो. ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो दिस इज नथिंग बट द टाइप 1 एरर. बट इन दिस सिचुएशन नल हाइपोथेसिस गलत है एंड दैट्स व्हाई यू आर रिजेक्टिंग इट. ओके, बट ओनली एक ही टाइम ऐसा है जिसमें आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है एंड दैट्स व्हाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो होगा इस चीज के लिए, ओके, वो होगा 1 बिकॉज इसी केस में ये हो सकता है कि आप टाइप 1 एरर को कमिट कर सकते हो. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड 1 अपॉन 20, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये होंगे 20 बिकॉज टोटल एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे 20. सो 1/20 इज इक्वल टू 0.05. सो 0.01 है यहाँ पे, 0.02 है, 0.05 है, 0.1 है. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, दैट इज 0.05. सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको एक्सप्लेन किया है. बट स्टिल अगर आपको इसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, यूजिंग इक्विवेलेंट सैम्पल्स a researcher obtained a significant correlation 95 times out of 100 trials. He or she decided to reject the null hypothesis the alpha level would be. So again आपको उसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है बट पूछने का तरीका डिफरेंट है. सो यहाँ पे रिसर्चर ने इक्विवेलेंट सैंपल्स यूज़ किए हैं. इक्विवेलेंट सैंपल्स यानी कि इक्वल सैंपल्स, ओके, एंड उसमें उसको 95 टाइम्स सिग्निफिकेंट वैल्यूज मिले हैं. 95 टाइम्स उसको सिग्निफिकेंट वैल्यूज मिले हैं आउट ऑफ 100 ट्रायल्स. मतलब उसके जो टोटल ट्रायल्स थे वो थे 100, राइट. एंड उसने दैट्स वाई डिसाइड किया कि उसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है बिकॉज उसको 95 टाइम्स सिग्निफिकेंट वैल्यूज मिले हैं. सिग्निफिकेंट वैल्यूज का मतलब होता है कि दैट्स वाई वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेगा. बट टोटल ट्रायल से 100, ओके. एंड यहाँ पे उसने पूछा है कि अल्फा लेवल क्या होगा. अल्फा लेवल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, ओके, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा. उसमें आपको यही पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. सिमिलरली वही क्वेश्चन है एंड वही फॉर्मूला आप यूज करोगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो यहाँ पे टाइप 1 एरर आने के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो होंगे 100 माइनस 95 अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो होंगे 100. सो 5 अपॉन 100. सो योर करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन वुड बी 3 विच इज 0.05. सो दिस पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है सो इसका मतलब होता है कि 0.05. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ओके. दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3 ओवर हियर. सो व्हाई हमने यहाँ पे 100 माइनस 95 किया बिकॉज जो बचे हुए 5 टाइम्स थे उसमें रिसर्चर को नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ा बिकॉज उसमें उसको सिग्निफिकेंट वैल्यूज नहीं मिले, ओके. एंड दैट्स व्हाई वो उसमें टाइप 1 एरर कमिट करेगा, ओके. दिस इज द favorable outcome for him for doing the type 1 error. All of you getting? And that's why your correct answer should be over here 0.05. And that's why हमने यहाँ पे 100 minus 95 किया. An investigator commits type 1 error in testing hypothesis when he or she, okay. So investigator type 1 error कब करेगा? So when accepts null hypothesis when it is false, rejects null hypothesis when it is true, accepts null hypothesis when it is true, rejects null hypothesis when it is false. So जब भी null hypothesis सही होता है एंड जब भी आप उसको रिजेक्ट करते हो देन इन दैट सिचुएशन टाइप 1 एरर आती है एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2. नेक्स्ट, अ रिसर्चर यूज्ड t-test to compare two means based on independent samples and found that the t-value to be significant at 0.05 level. This means that. So again आपको उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है बट थोड़ा सा डिफरेंस है.
सो यहाँ पे अगेन रिसर्चर ने टी टेस्ट किया है ताकि वो टू मीन्स को कंपेयर कर सके, बट बेस्ड अपॉन इंडिपेंडेंट सैंपल्स। इंडिपेंडेंट सैंपल्स का मतलब होता है कि अगर दो ग्रुप्स है देन ये दोनों भी ग्रुप्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, एंड दैट्स वाई उनके अंदर जितने भी सारे सैंपल्स है वो भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। ये बेसिकली दोनों भी अनरिलेटेड है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एंड टी वैल्यू उसको मिली सिग्निफिकेंट एट द 0.05 लेवल। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चांसेस आर 5 आउट ऑफ 100 दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैज ऑकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स। Chances are 95 out of 100 that the difference between means has occurred due to sampling errors. If experiment is repeated 100 times, it would give the obtained results only 5 times. If the experiment is repeated 5 times, it would give the same result every time. So students, significant का मतलब होता है कि दोनों ही ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है, एंड 0.05 लेवल का मतलब होता है कि एट द 0.05 वैल्यू ओके उस रिसर्चर को सिग्निफिकेंट वैल्यू मिली, यानी कि एट द 0.05 वैल्यू उसको पता चला कि इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है। ओके सो स्टूडेंट्स, कभी भी आप अगर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो देन उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पी वैल्यू। ओके एंड पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी। सो ये एक प्रोबेबिलिटी है दैट ऑब्जर्व डिफरेंस could have occurred just by random chance when it is assumed that null hypothesis is correct. So p value ये एक probability है। so probability of what? कि इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्व डिफरेंस होते हैं दोनों ही ग्रुप्स के मीन्स के बीच में वो बेसिकली रैंडम चांसेस की वजह से है, एंड इसमें यही अज्यूम किया जाता है कि नल हाइपोथेसिस ये सही है। सो दिस इज नथिंग बट द पी वैल्यू। ओके एंड सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है मतलब जो 0.05 वैल्यू का जो ये लेवल है ओके फॉर द गिवन हाइपोथेसिस टेस्ट इज द वैल्यू फॉर विच पी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू इज कंसिडर्ड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। यानी कि जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको यहाँ पे मिली है एट द 0.05 लेवल, सो बेसिकली ये वैल्यू ईदर पी वैल्यू से कम है या फिर उससे इक्वल है। ओके तभी आप कंसिडर कर सकते हो कि ये पी वैल्यू सिग्निफिकेंटली मतलब है वहाँ पे, मतलब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। यानी कि अगर यहाँ पे पी वैल्यू आपको 0.05 मिलती है देन इसका मतलब ये है कि दिस इज द सिग्निफिकेंट वैल्यू। ऑल ऑफ यू गेटिंग? सो इफ दिस टी वैल्यू यानी कि ये 0.05 वैल्यू है ओके अगर ये सिग्निफिकेंट होती है एट 0.1 देन चांसेस आर दैट 1 आउट ऑफ 100 दैट डिफरेंस बिटवीन मीन्स हैज ऑकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स। मतलब अगर देखो यहाँ पे 0.05 लेवल पर आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू मिली है, सो अगर 0.05 की जगह पे अगर आपको 0.1 लेवल पर सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलती है देन इसका मतलब ये होता है कि देयर आर चांसेस दैट 1 out of 100 that difference between means has occurred due to sampling error. So इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे 0.05 है देन इसका मतलब है कि 5 out of 100 chances are there that difference between means has occurred due to sampling errors. ओके एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. सो सैम्पलिंग एरर्स का मतलब होता है कि जो एरर्स आते हैं एंड जिसकी वजह ये है कि सैम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सैम्पल की साइज या फिर कौन से सैम्पलिंग मेथड्स को आप यूज़ कर रहे हो जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, सो उनकी वजह से जो एरर्स आती है उसे बेसिकली सैम्पलिंग एरर्स कहते हैं. सो यहाँ पे अगर आपको सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल रही है एंड विच इज एट द 0.05 लेवल देन इसका मतलब है कि वाकई में उसमें डिफरेंस है, मतलब दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है एंड दैट्स व्हाई सैम्पलिंग एरर्स की वजह से ये वैल्यूज आने की चांसेस बहुत कम है. आपको 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल मिला है उसकी वजह यही है कि इन दो ग्रुप्स के बीच में वाकई में डिफरेंस है
एंड दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ 5 आउट ऑफ 100 ही चांसेस है कि डिफरेंस बिटवीन द मीन्स हैज अकर्ड ड्यू टू सैम्पलिंग एरर्स, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 2 एरर. नाउ इनमें से कौन सा टाइप 2 एरर का एग्जाम्पल है? फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, rejecting the alternative hypothesis when it is false, failing to reject the alternative hypothesis when it is true. So type 2 error आती है जब null hypothesis ये false होता है but still अगर आप उसको accept करते हो. That's why your correct answer should be over here 1. Failing to reject का मतलब होता है कि accepting, right? So you are accepting the null hypothesis when it is false. Okay, so this is nothing but your correct answer. Students, now let us start. Now the question 1 is, inappropriate application of ICT in research is an example of. So अगर आप ICT में inappropriately इस्तेमाल कर रहे हो, okay, और यू कैन से कि अगर रिसर्च में अगर आप ICT का इस्तेमाल बहुत inappropriately कर रहे हो, देन एग्जैक्टली वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है? टेक्निकल लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर. सो रिसर्चर की वजह से अगर कोई भी टेक्निकल लैप्स हुई है या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, दैट, या फिर इनएडेक्वेट प्रोविजन ऑफ ICT रिसोर्सेज, या फिर ICT रिसोर्सेज आपके पास उतने हैं नहीं, या फिर रिसर्च एथिक्स के रूल्स को आपने वॉयलेट किया है, या फिर अब्सेंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ ICT रिसोर्सेज. सो ICT रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, यानी कि टेक्निकल पर्सन्स वैसे नहीं है. So students, the correct answer for this question is 4. Because देखो, अगर आप रिसर्च में ICT का एप्लीकेशन इनअप्रोप्रिएटली कर रहे हो, देन इसका मतलब यही है कि आपके पास उतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज टीम नहीं है जो ICT रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं फॉर योर रिसर्च. ओके, दैट्स व्हाई द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट कि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है ताकि आप उनके थ्रू ICT रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो फॉर योर रिसर्च. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 4. ओके, there are various steps for creating survey forms using ICT application like Google Forms. देखो, हम सभी ICT एप्लीकेशन को काफ़ी सारे सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर आपको सर्वे फॉर्म्स बनाने हैं बाय यूजिंग ICT एप्लीकेशन, देन वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म्स. देन उनको बनाने के लिए भी काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, एंड यहाँ पे आपको वो सारे स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं, बट आपको बस क्या करना है, आपको ये सारे स्टेप्स को एक सीक्वेंसली मैनर में लगाना है. सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टेप्स एंड लेट अस सी द ऑप्शंस. सिलेक्ट क्वेश्चन टाइप एंड क्रिएट, गिव नेम टू सर्वे फॉर्म एंड सेव, मेक क्वेश्चंस मैंडेटरी और कीप ऑप्शनल, देन शेयर विथ रिस्पोंडेंट्स, देन कॉन्फ़िगर द सेटिंग्स, एंड आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, जब भी आप गूगल फॉर्म्स बनाते हो फॉर एग्जाम्पल, देन उसमें आप ICT को यूज़ करते हो, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो इसमें सबसे पहले आप सिलेक्ट करते हो कि आपका क्वेश्चन टाइप क्या है. क्वेश्चन टाइप का मतलब है कि वेदर यू वांट MCQs टाइप ऑफ क्वेश्चंस और आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस को बताना है, पूछना है, या फिर कुछ और क्वेश्चंस को आपको क्रिएट करना है. सो सबसे पहले आपको वो सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन टाइप को क्रिएट करना है, देन आप उसके बाद आपको उन सारे क्वेश्चन टाइप्स को क्रिएट करना है. ओके, देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस को मैंडेटरी रखना है एंड कौन से क्वेश्चंस को आपको ऑप्शनल रखना है. सो वो आप करोगे वेदर इट इज मैंडेटरी और कीप ऑप्शनल. ओके, ये आपकी आगे की स्टेप रहेगी. देन आफ्टर दैट आप एग्जैक्टली देखोगे कि आपको सर्वे फॉर्म को क्या नाम देना है. ओके, देन आफ्टर दैट यू गिव द नेम टू द सर्वे फॉर्म, एंड देन आफ्टर दैट आप उसको सेव भी करोगे, बिकॉज विदाउट सेविंग आप सर्वे फॉर्म्स को किसी और दूसरे पर्सन तक पहुंचा नहीं सकते हो. ओके, देन आफ्टर दैट यू डू द सेटिंग्स. ओके, अगर आपको कोई सेटिंग्स वगैरह करनी है वो आप कर सकते हो. जैसे सेटिंग्स मीन्स
आप डिज़ाइंस देख सकते हो, काफ़ी सारे डिटेल्स होते हैं सर्वे में, पॉइंटर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो. सो दिस इज कॉल्ड एज आप सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करोगे. एंड योर लास्ट स्टेप विल बी कि आप ये फॉर्म्स जो है आपने बनाए हैं, यू विल शेयर दीज फॉर्म्स विथ योर रिस्पॉन्डेंट्स. सो इन दिस केस योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, बिकॉज यहाँ पे ए इज योर फर्स्ट स्टेप, सी ये आपकी सेकेंड स्टेप रहेगी, बी थर्ड स्टेप, ई fourth step, and D fifth step. Okay, so that's why here your correct answer is 3. Application of ICT in research is relevant in which of the following stages? Okay, so यहाँ पे आपको रिसर्च के काफ़ी सारे स्टेजेस मेंशन किए हैं. सो इनमें से कौन से स्टेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ICT का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है. सो सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़, डेटा कलेक्शन इन द फील्ड, या फिर डेटा एनालिसिस, या फिर राइटिंग द थीसिस, या फिर इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस. ओके, सो स्टूडेंट्स आईसीटी का तो इस्तेमाल हम रिसर्च में काफ़ी समय से कर रहे हैं, एंड रिसर्च में ईच एंड एवरी स्टेज में आईसीटी को यूज़ किया ही जाता है वैसे तो. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कुछ कुछ रिसर्च के स्टेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आईसीटी को यूज़ करना मैंडेटरी है, एंड इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यूज़ आईसीटी इन दोज स्टेजेस. सो वो स्टेजेस बेसिकली ये है: सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़, ओके, देन आफ्टर दैट एनालिसिस ऑफ योर डेटा, ओके, डेटा एनालिसिस एंड इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस. सो ये 3 स्टेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आईसीटी को यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ बेसिकली रिलेवेंट. दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2, बिकॉज फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. सो लेट अस सी यहाँ पे आईसीटी आप कैसे यूज़ कर सकते हो. सो सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़ में, ओके, जब भी आप सर्वेस करवाते हो देन उसमें आईसीटी को यूज़ किया जाता है, जिसमें बेसिकली यू कैन से आप गूगल फॉर्म्स जैसे कि हमने देखा अभी, उसको बनाने के लिए आप आईसीटी को यूज़ कर सकते हो. देन आप ईमेल्स भिजवाने के लिए आईसीटी को यूज़ कर सकते हो. देन आप काफ़ी सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स होते हैं, उसमें भी आप आईसीटी को यूज़ कर सकते हो. सो बेसिकली दीज आर द आईसीटी टूल्स जिनकी मदद से आप सर्वेस करवा सकते हो. ओके, एंड दैट्स वाई सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज़ में आईसीटी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है. एज वेल डेटा एनालिसिस में भी आप काफ़ी आईसीटी को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज डेटा एनालिसिस में बेसिकली आईसीटी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, काफ़ी सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स को सॉल्व करने के लिए आईसीटी को यूज़ किया जाता है ताकि हम टाइम को सेव कर सके, ताकि हमारे कैलकुलेशंस एक्यूरेट आ सके. सो वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. ओके, एंड इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस में भी यूज़ करते हैं हम आईसीटी को. जैसे कि अगर आपको साइटेड आर्टिकल्स एंड साइटिंग आर्टिकल्स, ओके, साइटेड आर्टिकल्स यानी कि रेफरेंसेस. देखो, साइटेड आर्टिकल्स का मतलब होता है रेफरेंसेस, एंड साइटिंग आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? सोर्सेस. सो साइटेड आर्टिकल्स एंड साइटिंग आर्टिकल्स दोनों का भी जो रिलेशन है, ओके, उसको दिखाने के लिए, उसको बनाने के लिए आईसीटी को यूज़ किया जाता है. इट इज़ कॉल्ड एज बेसिकली इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस. ओके, सो इन रेफरेंसेस को इंडेक्सिंग करने के बाद आप काफ़ी सारी एक बिब्लियोग्राफिक टीम बना सकते हो, एंड दिस बिब्लियोग्राफिक टीम विल बी द मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि आईसीटी से ही पॉसिबल होता है. एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 2, बिकॉज यहाँ पे सर्वे ऑफ रिलेटेड स्टडीज, देन डेटा एनालिसिस एंड इंडेक्सिंग द रेफरेंसेस, इन तीनों ही रिसर्च के स्टेजेस में आईसीटी का एप्लीकेशन बहुत अनिवार्य है. ओके, ICT application in research is most useful for which of the following reasons? So इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है which is the reason ताकि हम ICT को यूज़ करते हैं in the research? Okay, so for reducing the cost of research, for academic establishment, या फिर for enhancing scope of accessibility of research data, या फिर for promoting dialogic interactions. देखो ICT का एप्लीकेशन रिसर्च में कई रूप से हो सकता है.
जिसकी वजह से आप रिसर्च की कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हो, जिसकी वजह से एकेडमिक इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। बट जो मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन है उसका वो यही है कि हम रिसर्च डेटा ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें। दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3। ओके, फॉर एनहांसिंग स्कोप ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसर्च डेटा, रिसर्च के लिए हमें जिस डेटा की ज़रूरत होती है, ओके सो उस डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करने के लिए आईसीटी का एप्लीकेशन मोस्ट यूजफुल होता है इन द रिसर्च फील्ड, एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 3। ओके, the scope and potential for controversy is relatively more in terms of application of ICT and research ethics in which of the following research steps। so यहाँ पे आपको काफ़ी सारे research steps provide किए हैं। so इनमें से कौन से research steps ऐसे हैं जिसमें ICT का एप्लीकेशन एंड रिसर्च एथिक्स का एप्लीकेशन ये दोनों भी एंड उनके स्कोप्स एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रोवर्सी ओके ज़्यादा है। सो इनमें से बेसिकली कौन से रिसर्च स्टेप्स ऐसे हैं जिसमें कंट्रोवर्सी एंड स्कोप एंड वो भी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड रिसर्च एथिक्स बहुत ज़्यादा है। ओके, सो इन डिफाइनिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड वेरिएबल्स या फिर इन डिसाइडिंग रिसर्च डिजाइंस एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर, इन मेकिंग यूज ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, इन डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आईसीटी को हम यूज़ करते हैं एंड यू ऑल नो दैट रिसर्च एथिक्स, अबाउट द रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एथिकली रिसर्च नहीं करेंगे देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू बैंड ओके फ्रॉम गोइंग टू डू द रिसर्च। ओके, दैट्स वाई ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस सी वन बाय वन ऑल ऑफ दीज स्टेप्स। सो अगर आपको रिसर्च क्वेश्चंस को डिफाइन करना है एंड वेरिएबल्स को डिफाइन करना है देन उसमें रिसर्च एथिक्स का कोई भी रोल है नहीं। ओके, बट आईसीटी का उसमें काफ़ी रोल है। जैसे कि देखो, अगर आपको रिसर्च डिज़ाइंस एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर्स वगैरह उनको अगर डिफाइन करना है देन ऑब्वियसली ये आपको हेल्प करेगा ताकि आप लिटरेचर ऑफ रिव्यू को आप गैदर कर सके। मतलब आप काफ़ी सारे जो डेटा होते हैं, डेटा सेट्स बेसिकली, उनको आप कलेक्ट कर सके। सो फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा ओके, उसके लिए रिसर्च क्वेश्चंस एंड वेरिएबल्स के स्टेज में आईसीटी आपको हेल्प करेगा। कलेक्शन ऑफ डेटा यानी कि जो प्रीवियस लिटरेचर होता है रिसर्च के बारे में, सो बेसिकली उसको रिव्यू करने के लिए आईसीटी आपको इस स्टेज पे बहुत हेल्प करेगा। सो अगर आपको रिसर्च डिजाइंस एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर को डिसाइड करना है देन ऑब्वियसली इसमें भी आईसीटी आप यूज कर सकते हो ताकि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सके रिलेटेड टू डिफरेंट पैराडिम्स। सो यहाँ पे भी डेटा कलेक्ट करने के लिए आईसीटी आपको हेल्प करेगा। देन इन द यूज ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे आईसीटी आपको हेल्प करेगा ओके ताकि आप कैलकुलेशंस करेक्टली कर सको। ओके, टू डू द कैलकुलेशंस करेक्टली आईसीटी आपको हेल्प करेगा। बट इन द डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स, यहाँ पे आईसीटी का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है एंड कंट्रोवर्सी का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आई मीन टू से दैट कि रिसर्च एथिक्स का जो स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रोवर्सी है वो डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग रिसर्च रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा है एंड एज वेल जो आईसीटी का एप्लीकेशन है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। ओके, बिकॉज आईसीटी एप्लीकेशन ये डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड एज वेल रिसर्च रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट अगर आप रिसर्च एथिक्स देखोगे देन रिसर्च एथिक्स के बहुत सारे रूल्स ये रिपोर्टिंग सेक्शन में ज़्यादा है, जैसे कि प्लाजियारिज्म, देन रेफरेंसेस बनाना एंड एवरीथिंग, देन रिसर्चर की आइडेंटिटी अनोनिमस रखना एंड एज वेल जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी भी अनोनिमस रखना। सो ये सारे जो रिसर्च एथिक्स के रूल्स होते हैं वो भी रिपोर्टिंग सेक्शन में ज़्यादा होते हैं। ओके, एंड दैट्स व्हाई द स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रोवर्सी इज रिलेटिवली मोर इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड रिसर्च एथिक्स in these research steps, and those are data analysis and reporting research results. Okay, and that's why here your correct answer is 4.
The application of which of the following ICT in research will ensure wider coverage and accessibility of needed information. So now इनमें से कौन सा ICT का एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें आप इंश्योर कर सकते हो कि आपने बहुत सारे वाइडर एरिया को कवर किया है एंड आपने बहुत सारे वाइडर एरिया की इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस किया है. So whether it is LAN, whether it is WAN, whether it is Skype, whether it is intranet. देखो LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, सो जैसे कि इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क. सो ये जो नेटवर्क होता है वो सिर्फ लोकल एरिया के लिए ही लिमिटेड होता है, जैसे कि एक सर्टेन ऑफिस और एक सर्टेन बिल्डिंग और सम ऑफ द एरिया इन अ सोसाइटी. ओके, वही सिर्फ. एंड दैट्स यहाँ पे आप वाइडर एरिया को कवर नहीं कर सकते हो, एज वेल आप वाइडर इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस नहीं कर सकते हो बियॉन्ड द लोकल एरिया. ओके, सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. नाउ वैन. नाउ द वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क. सो एज द नेम सजेस्ट इट इज वाइड एरिया नेटवर्क, राइट. सो यहाँ पे आप काफी सारे एरिया को कवर कर सकते हो इंक्लूडिंग होल वर्ल्ड. ओके, पूरे वर्ल्ड को आप यहाँ पे कवर कर सकते हो. अक्रॉस द कंट्रीज आप वाइडर एरिया को कवर कर सकते हो. एंड दैट्स वाई आप काफी सारे इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकते हो. एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, बिकॉज यहाँ पे वैन is the basically the ICT application जहाँ पे आप ensure करते हो कि आपने wider coverage लिया है एंड एज वेल आपने वाइडर इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी भी ली है. सो स्काइप तो आप सभी को पता है, दिस इज अ कम्युनिकेशन टूल जहाँ से आप काफ़ी सारे लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हो, जैसे कि वीडियो कॉलिंग वगैरह ये सब कर सकते हो. एंड इंट्रानेट. सो अगेन इंट्रानेट इज द नेटवर्क टाइप. सो इंट्रानेट इज़ वेरी प्राइवेट नेटवर्क जो कि सिर्फ एक ही कंपनी के लिए होता है, जिसमें उस कंपनी के जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट यू कैन से मेंबर्स होते हैं उन्हीं को इंट्रानेट का एक्सेस होता है. ओके, बट हियर योर करेक्ट आंसर इज 2, बिकॉज सिर्फ वैन ही ऐसा है जो इंश्योर करवाता है कि आपने वाइड एरिया को कवर किया है एंड एज वेल आपके पास वाइड एरिया की इंफॉर्मेशन भी है. Eric Medline, ABI or Inform are instances of. Now Eric Medline and ABI और Inform ये exactly क्या है? So whether ये citation services है या फिर electronic databases है या फिर printed databases है या फिर libraries है. Okay, so students one by one let us see कि Eric Medline, ABI और Inform है क्या. So first of all we will see exactly ABI और Inform. What is this? Okay. सो स्टूडेंट्स ABI और इन्फॉर्म ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस है. दिस इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस. ओके, सो जिसमें 2 मॉड्यूल्स होते हैं. एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यू कैन से कि लाइब्रेरी होती है, एंड दूसरा होता है कि प्रोग्राम जो यूजर्स चलाते हैं. यूजर्स यानी कि हमारे जैसे लोग. ओके, सो ये दोनों को भी मिला के ये जो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है, दिस इज नथिंग बट द इन्फॉर्म. ओके, एंड इन्फॉर्म के थ्रू आप 2000 से भी ज़्यादा फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो. ओके, एंड दैट्स वाई देखो बाय द होल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो कि दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस. इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो. ओके, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जैसे कि इंटरनेट से आप जिस डेटा को आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज मेडलाइन. व्हाट इज दिस? ओके, व्हाट इज दिस? सो मेडलाइन इज द फर्स्ट बिब्लियोग्राफिक वेबसाइट. दिस इज द फर्स्ट बिब्लियोग्राफिक वेबसाइट of US National Library of Medicine. Okay, of US National Library of Medicine. Okay, जिसमें 26 मिलियन से भी ज़्यादा रेफरेंसेस है.
okay, to biomedical journals, to biomedical जर्नल्स, ओके। एंड दैट्स वाई देखो यहाँ पे भी 26 मिलियन से भी ज़्यादा रेफरेंसेस है टू बायोमेडिकल जर्नल्स एंड इट्स अ फर्स्ट बिब्लियोग्राफिक वेबसाइट। सो ऑब्वियसली दिस इज अगेन द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, ओके। एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज ERIC. What is this? So ERIC is basically nothing but Education Resources Information Center, okay. Basically this is nothing but the digital research and knowledge library of education. So ये एक digital library है, ओके, जिसमें आप काफ़ी सारे रिसर्च रिलेटेड आर्टिकल्स को देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, एंड एज वेल आपको काफ़ी सारी नॉलेजेस भी इसमें मिलती है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज भी आपको मिलेंगे। सो दिस इज नथिंग बट द ERIC, एंड अगेन ERIC इज द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, ओके। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2, that is electronic databases, okay. This is the correct answer. Swayam stand for, now what is the full form of Swayam? So whether it is Society for Welfare of Adult Young Aspiring Mind, या फिर Study Web of Active Learning for Young Aspiring Mind, या फिर Social Web of Aspiring Adult Mission, या फिर Scientific Web of Aspiring Young Adult Mind. So students, the Swayam is nothing but Study Web of Active Learning for Young Aspiring Mind. So Swayam ये एक ऐसा you can say लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट में बनाया है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है, जिसमें 24/7 आवर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोवाइड की जाती है बाय द बेस्ट टीचर्स इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस विद इन इंडिया, ओके। सो इसमें काफ़ी सारे टूल्स जो होते हैं लर्निंग के वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो असेसमेंट टेस्ट्स होती है, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स ये भी इसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके। एंड बेसिकली स्वयं ये जो है ये सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। सो सैटेलाइट्स के थ्रू लर्निंग मटेरियल जो है वो 24/7 आवर्स सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड इसमें बेसिक कोर्सेज से लेकर एडवांस्ड कोर्सेज तक लर्निंग मटेरियल अवेलेबल होते हैं, ओके। सो दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2. What is the advantage of using SPSS over calculating statistics by hand? So SPSS का advantage क्या है over calculating statistics by hand? So whether it is, this is how most quantitative data analysis is done in real research nowadays. It reduces the chance of making errors in your calculations, या फिर it equips you with a useful transferable skill, या फिर all of the above. So students, the full form of SPSS is Statistical Package for Social Sciences. So SPSS ये एक statistical package है, यानी कि ये एक statistical tools को you can say examine करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है, एंड इस सॉफ्टवेयर को IBM ने बनाया है, एंड बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर आप काफ़ी सारे क्वांटिटेटिव डेटा को मेजर कर सकते हो, एंड दैट्स वाई क्वांटिटेटिव डेटा को एनालाइज करने के लिए SPSS का इस्तेमाल किया जाता है। देन अगेन इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ मेकिंग एरर्स इन योर कैलकुलेशंस। देखो, अगर आप मैन्युअली अगर स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेशन करते हो देन ऑब्वियसली इससे काफ़ी सारी एरर्स हो सकती है, बट अगर आपको इन्हीं एरर्स को कम करना है देन उसके लिए आप SPSS को यूज़ कर सकते हो। एज वेल इट इक्विप्स यू विद अ यूजफुल ट्रांसफरेबल स्किल। ट्रांसफरेबल स्किल यानी कि ट्रांसफरेबल स्किल को यूज़ करने के लिए भी SPSS बहुत एडवांटेजियस है। दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 4, बिकॉज इन सारे के सारे एक्टिविटीज में SPSS बहुत एडवांटेजियस है ओवर कैलकुलेटिंग स्टैटिस्टिक्स बाय हैंड, ओके। When cross tabulating two variables it is conventional to. Now अगर आपको दो variables को cross tabulate करना है then what is exactly conventional thing? Okay, cross tabulation का मतलब होता है कि अगर आपको दो variables को tables में categorize करना है या फिर tables में अगर आपको उनको form करना है then represent the independent variable in rows and dependent variable in columns. Assign both the dependent and independent variables to columns. Represent the dependent variable in rows and the independent variable in columns. Assign both the dependent and independent variables to rows. So students, आपको क्या करना है, आपको
डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रोज में रिप्रेजेंट करना है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कॉलम्स में रिप्रेजेंट करना है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल, ओके, दीज आर द कॉलम्स, दीज आर द रोज. सो जो रोज है, ओके, उसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करोगे एंड जो कॉलम्स है, दीज आर द कॉलम्स, जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे. सो दिस इज द कन्वेंशनल मेथड, जिस मेथड से आप दो वेरिएबल्स को क्रॉस टैबुलेट कर सकते हो विद इन अ वन टेबल. ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स.